तो सबसे पहले तो आप सब लोगों को वेलकम और फॉर दी थर्ड डे ऑफ दिस सेशन, जिसमें पहला सेशन पहले दिन हमने इंट्रोडक्टरी सेशन था, या वो जिसे हम कहेंगे कि एक बेस लाइन थी जिसके ऊपर बात की गई थी। उसमें मुआज शाह हमारे साथ थे, फुरकान साहब थे, हम थे, आप सब लोगों से इंट्रोडक्शन का एक राउंड हुआ था और ये बताया गया था कि ये कोर्स किस हिसाब से डिज़ाइन किया गया है। इसकी कुछ बुनियादी डिटेल्स आपसे शेयर की थी। कल फिर हमने इसका फॉर्मल स्टार्ट किया था मॉड्यूल 1 से। उससे पहले हमने मॉड्यूल्स की एक छोटी सी ब्रीफिंग आपको दी थी और हमने आपको बताया था कि ये कोर्स क्यों ज़रूरी है और इस कोर्स को करने से आपको क्या फ़ायदा हासिल हो सकता है। और जब आपका इतना सब तमाम लोगों का इतना एक एक्सपीरियंस है, आप में से बहुत सारे ऑफिसर्स 20, 25, 30 साल तक का एक्सपीरियंस भी रखते हैं, तो हमने ये बात की थी कि आपको उसके बाद भी ऐसे कोर्सेज़ का क्या फ़ायदा हो सकता है, या ऐसे कोर्सेज़ से आपको या इस किस्म की ट्रेनिंग से आपके पास टेक होम लेसन क्या हो सकता है, आपका नेट जो है वो एक एडवांटेज आपको इससे क्या मिल सकता है। उसके ऊपर हमने कुछ बात की थी, कुछ आइडियाज़ आपसे शेयर किए थे एंड आई गेस के उन आइडियाज़ के ऊपर आपका जो फीडबैक है वो इस जो व्हाट्सएप ग्रुप आपका है उस पे कुछ ना कुछ आ रहा होगा। और मेरा ख्याल है कि जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसे भी थोड़ा-सा एक्टिवेट करने की ज़रूरत होगी इस सेशन या इस ग्रुप ऑफ ट्रेनीज़ के हवाले से। फुरकान साहब, मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसको थोड़ा-सा एक्टिवेट ज़रूर कीजिएगा। जस्ट लाइक के कोई जनरली आप ट्रेनिंग के बाद जब सेशन क्लोज़ होता है तो एक दफ़ा एक क्वेश्चन ज़रूर कर दें कि आज के सेशन के हवाले से आपको तमाम चीज़ें क्लियर हैं या नहीं हैं, या आपको कोई क्वेरी है। कम से कम एक दफ़ा रिस्पॉन्स ज़रूर दे हर पार्टिसिपेंट। उसको कोई क्वेरी है तो वो क्वेरी रेज करे। अगर किसी चीज़ पे कोई ऑब्जर्वेशन है या किसी चीज़ में थोड़ी सी मजीद क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है वो करें। अगर कोई इससे रिलेटेड या इवन वो समझते हैं कि इससे डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है लेकिन फिर भी इस ट्रेनिंग से उसका ताल्लुक हो सकता है, ऐसा सवाल कोई करना चाहते हैं वो करें। और अगर किसी के पास कोई क्वेश्चन भी नहीं है तो एटलीस्ट दे शुड रिस्पॉन्ड कि दे वर इन द सेशन टुडे और उन्होंने उस सेशन से जो है वो उनको क्लियर हो गया, उसमें कोई इशू नहीं। तो एक किस्म का दैट इज एन आइडिया टू इंक्रीज द इंटरेक्शन फ्रॉम द ग्रुप। तो ये फुरकान साहब कोशिश कीजिएगा कि आज से इसको स्टार्ट करें कि एंड ऑफ द सेशन जो है वो थोड़ा सा व्हाट्सएप के ऊपर एक एक्टिविटी भी स्टार्ट करें ताकि थोड़ी सी इंटरेक्शन बेहतर हो इस ग्रुप की, क्योंकि शायद कुछ कनेक्टिविटी के कहीं पर इश्यूज होंगे। और फिर वही बात के जो कल भी कर रहे थे हम, परसों भी, कि इस मोड ऑफ कम्युनिकेशन या इस मोड ऑफ इंटरेक्शन से भी बहुत सारे लोग यूज्ड टू नहीं हैं। वो एक जब भी ट्रेनिंग की है तो एक क्लासरूम टाइप की इन्वायरमेंट में की है, तो बहुत सारे लोगों के लिए ये चीज़ नई है। इस वजह से जो पार्टिसिपेशन है वो आहिस्ता-आहिस्ता डेवलप होती है, दैट इज़ टोटली अंडरस्टैंडेबल। लेकिन ये है कि व्हाट्सएप वगैरह आजकल तमाम लोग यूज़ करते हैं, तो व्हाट्सएप के ऊपर जो है वो नोट्स एक्सचेंज होते रहे तो वो भी एक बेहतर आइडिया है। कम से कम कुछ पार्टिसिपेशन और कुछ इंटरेक्शन बेहतर हो जाएगा। सो हमने कल पहला मॉड्यूल स्टार्ट किया था और पहला मॉड्यूल बेसिकली ज़ाहिर है जब भी आप किसी पहला चैप्टर या पहले मॉड्यूल की बात करेंगे तो वहाँ आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप की जाएगी बेसिक चीज़ से। अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए जब हमने इसको शुरू किया था तो हमने आपसे कहा था कि इस मॉड्यूल के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं लर्निंग के हवाले से, उसमें हमने बताया था आपको कि एक तो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट के ये क्राइसिस नेगोशिएशन और ये क्राइसिस हैंडलिंग या क्राइसिस की जो सिचुएशंस हैं इनकी इनके हवाले से जो एक सेपरेट स्टडी के तौर पे एक फील्ड ऑफ स्टडी लॉ इन्फोर्समेंट के अंदर ये क्यों डेवलप करने की ज़रूरत पेश आई, क्या ऐसे वाक़यात हुए थे जिनकी वजह से ये पेश आई। और उसके बाद हमने आपसे कहा था कि दो वाक़यात जो हैं जो दुनिया में बड़ी अहमियत रखते हैं, जिनकी वजह से दुनिया में बड़ी सारी केस स्टडीज़ हुई हैं, और ये जिस डिसिप्लिन पे आज हम ट्रेनिंग कर रहे हैं क्राइसिस नेगोशिएशंस पे या क्राइसिस हैंडलिंग पे, इसमें उन दो वाक़यात का ज़रूर इनपुट कहीं न कहीं हुआ है इसके डेवलप होने में। ये डायरेक्टली अगर कोर्स का कंटेंट का पार्ट नहीं भी हैं, तो इसकी डेवलपमेंट जहाँ कहीं भी हुई है और जब भी थ्रू आउट द पैसेज ऑफ ईयर्स डेकेड्स जो हमने गुज़रे हैं 40-50 साल पिछले, उनमें इन वाक़यात या इन जैसे वाक़यात की वजह से इस ये फील्ड ऑफ स्टडी है, ये एक लॉ एनफोर्समेंट के लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बन के सामने आई है। सो 2 वाक़यात का हमने ज़िक्र किया था, एक और दोनों यूरोप के वाक़यात थे। यूरोप में एक वाक़या और दोनों एक जो है ना कंसेक्यूटिव 2 ईयर्स के दरमियान हुए थे।
सो 1972 में एक वाक़या हुआ था जिसके बारे में हमने आपसे कहा था कि इसका हमें बात करें कि ये म्यूनिख जो वेस्ट जर्मनी का सिटी था, वहाँ पर एक बहुत बड़ा वाक़या हुआ था क्राइसिस और होस्टेज के हवाले से। तो अगर किसी ने म्यूनिख के इंसिडेंट के ऊपर कुछ देखा, इंटरनेट पे देखा या मालूमात हासिल की और उनको उसका कुछ बेसिक आइडिया है, तो ये सिर्फ़ इसलिए है कि एक बेसिक आइडिया और एक थोड़ा-सा आप में एक जो है वो क्वेस्ट जनरेट करने के लिए आप में एक क्यूरियोसिटी जनरेट करने के लिए ये बात की गई थी। तो अगर किसी ने ये वाक़या देखा है या इसके बारे में कुछ चेक किया है तो काइंडली हमसे थोड़ा-सा शेयर करें। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। सर टाइमिंग ज़्यादा नहीं मिली थी, वो सरसरी सर्च किया नेट पर, तो ये ओलंपिक्स 1972 का वाक़या है, जिसमें 11 इसराइलीज़ को हॉस्टेज बनाया गया है। ये जर्मनी में तकरीबन 4:30 AM को 5 सितंबर 1972 को फ़लस्तीनियन चंद ग्रुप, उनके जो ग्रुप थे वो अपने जो फ़लस्तीनियन थे इसराइल में जो कैद थे उनकी आज़ादी के लिए उन्होंने ओलंपिक्स का गेम जो मुनक्किद हो रहा था वहाँ पर म्यूनिख में उनको हॉस्टेजेस बना लिया था। फिर बाद में उनके साथ जो बातचीत वगैरह होना थी वो सही तौर पर मेरे ख्याल में नहीं हुई, जिसकी वजह से 11 ओलंपिक के जो खिलाड़ी हैं इसराइल के वो मारे गए। इस तरह के मुख्तसर वो मैंने वो किया है। जी, बहुत अच्छे अनवर साहब, बहुत अच्छा। बेसिकली यही इसका क्रक्स था और यही थोड़ा-सा एक आइडिया आपको देने की कोशिश की गई थी कि आप थोड़ा-सा इसके ऊपर या इस किस्म के वाक़यात के ऊपर खुद भी सोचें। हम आज भी इस बारे में बात करेंगे कि इस तरह की और एक्सरसाइज़ेज़ भी आपको दी जाएँ। कोई और पार्टिसिपेंट हैं जो म्यूनिख के वाक़ये के बारे में कुछ बात करना चाहेंगे? जी, जी, मुजीबुल्लाह हैं, गुलाम रसूल कहना चाह रहे हैं कुछ। जी, मुजीबुल्लाह वेरी पहले आप कहें। सर जी, जी। सर आवाज़ आ रही है सर आपको? जी, जी। सर आवाज़ आ रही है सर? जी हाँ, जी हाँ, आ सर रही है। मैंने नेट में सर्च किया सर एट द मॉर्निंग सर, द सेम जो अनवर साहब ने बोला सर, ये 1972 वहाँ पे सर जर्मनी में ओलंपिक्स हो रहे थे सर। फिर 3 या 4 फ़लस्तीन जो वो आके थे सर, उन्होंने 9 या 11 जो इस्राएली खिलाड़ी थे सर, उनको यरगमाल बनाया सर। फिर उनके साथ बातचीत हो गई, लेकिन सर वो नहीं हुआ, मामला तय नहीं हुए। इसमें बाद में मेरे ख्याल से जर्मनी की जो पुलिस थे सर, उन्होंने जो फ़लस्तीनियन थे सर उसको फिर मारा सर। ये यहाँ तक मेरे सर मैंने वो सर्च किया है सर। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये बिल्कुल इसी तरीके का वाक़या है, कमोबेश यही बात अभी आपके जो कोलीग हैं अनवर साहब उन्होंने भी बताई थी। और भी कोई पार्टिसिपेंट हैं जो इसमें इनपुट देना चाह रहे थे? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर गुलाम रसूल। जी, वालेकुम सलाम। सर ये 1972 के समर ओलंपिक्स के दौरान 5 सितंबर की सुबह की वाक़या है सर। इसमें फ़लस्तीनी जो मुजाहिदीन थे उन्होंने एक ग्रुप इसराइली खिलाड़ियों के ओलंपिक विलेज डिपार्टमेंट पर धावा बोला था सर, जिसमें 2 हलाक हुए थे, 9 दीगर यरग़मा बनाए थे। दहशतगर्द ब्लैकमेलर के नाम से मशहूर ग्रुप का हिस्सा थे। उन्होंने यरग़मालियों की रिहाई के बदले इसराइल से मुतालबा किया था कि 230 अरब कैदियों को और जर्मन दहशतगर्दों को रिहा करें। हवाई अड्डे पर भी फायरिंग की गई थी, इसमें 9 इसराइली यरग़माली बाशिंदे दहशतगर्दों को एक मग़रबी जर्मन पुलिस एहलकार के साथ मारे गए थे। ओलंपिक 24 घंटे के लिए मुअत्तल किए ताकि मकतूल खिलाड़ियों की यादगार खिदमत का इनकाद किया जाए। ओलंपिक्स का आगाज़ 26 अगस्त 1972 को हुआ था। 150 यूनिट्स थे। 17,173 एथलीट्स ने 121 ममालिक की नुमाइंदगी की थी। 5 सितंबर की सुबह पहले फ़लस्तीनी दहशतगर्द ने इसराइली टीम पर घात लगाकर हमला किया। 9 इसराइली की रिहाई के लिए मुज़ाकरात नाकाम हुए। जर्मन पुलिस ने छतों से फायरिंग की, 3 दहशतगर्दों को हलाक किया। बंदूक की लड़ाई शुरू हुई और यरग़मालियों को छोड़ दिया। मज़ीद 2 फ़लस्तीनी इसमें हलाक हुए थे। वेरी गुड जी, आपने बहुत ज़बरदस्त समराइज़ किया, बल्कि तकरीबन तमाम डिटेल्स आपने शेयर की हैं। सो बेसिकली ये इसी तरह का एक वाक़या था जो आपने बताया और आप कुछ साथियों ने आपके एहसानुल हक साहब ने हैंड रेज़ किया है। मुझे याद है कल एहसान साहब को हमने कहा था कि एहसान साहब को हम ज़रूर सुनेंगे।
तो एहसान साहब को आज प्रायोरिटी पे सुनते हैं, लेकिन एक वाकया जो है म्यूनिख का, उस पे बात करना चाहेंगे या दूसरा वाकया जो स्टॉकहोम का है, ये एहसान साहब को ऑप्शन देते हैं। एहसान, आप बताइए। एज यू विश सर, दोनों पर बात कर सकते हैं। अच्छा, वेरी नाइस, ठीक है, तो फिर आप म्यूनिख से बात स्टार्ट करें। है कि ये है, क्योंकि हालांकि जर्मनी जैसा मुल्क जो एडवांस कंट्रीज में आता है, बेशक इस तरह के इवेंट्स जब भी होते हैं, हमें इस चीज पर नजर रखना चाहिए कि जिस मुल्क के पार्टिसिपेंट हमारे पास आ रहे हैं, उनके एंटी कौन से मुल्क हैं, वो हमारे मुल्क में क्या इसके खिलाफ कोई एक्शन कर सकते हैं, हमें वहां से सिक्योरिटी प्लग करनी चाहिए। उस चीज को हमें मद्देनजर रखना चाहिए जिसकी वजह से हम अपने मुल्क को ऐसे हालात से बचा सकें। पुलिस ऑफिसर सिक्योरिटी जो है हमने प्रायोरिटी बेस पर, और सिमिलरली हमारे पास जो है लाहौर में क्रिकेट टीम पर अटैक हो चुका है, जिसकी वजह से माजी में जो हमारे मुल्क के जो है वो साहब जो है दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में उससे अच्छी शोहरत नहीं पड़ी, और उस दाग को धोने के लिए हमारी सिक्योरिटी एजेंसी, हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी कितना अर्सा हो गया मेहनत करते हुए। ठीक है, दूसरा आंसर इसमें सर जो नेगोशिएशन, जो क्राइसिस नेगोशिएशन, इसमें भी फेलियर है, चूंकि वो जब मिलिटेंट ग्रुप जो ब्लैक स्प्लेंडर के नाम से था, उनका मोटिव ये नहीं था कि वो आपको वो देखें कि उनके एक्शन के रिएक्शन, इजरायली फोर्सेस उनके साथ जो कर रही हैं उसका रिएक्शन आना था। उनके सामने कोई न तो वो किसी मनी पर वो पीछे हट सकते थे, न किसी और, वो हम लोग उनको किसी भी एडवांटेज पर उस मुल्क की म्यूनिख की पुलिस या उनकी एजेंसी उसको रोक नहीं पा सकती थी। उन्होंने उसका रिएक्शन देना था। इन तमाम हकायक को सामने रखते हुए हमें ये समझ देता है कि इस किस्म की सूरत हाल में हमारे मुल्क या किसी सूबे में इस किस्म का इंटरनेशनल इवेंट्स होता है, जिसमें अगर हम लोगों ने मुख्तलिफ मुल्कों के लोगों को इनवाइट किया हुआ है, तो हमें इस चीज का भी नजर रखना चाहिए कि कौन सी जगह से उन पर अटैक हो सकता है। हमने उस चीज को भी बिल्कुल फुल प्रूफ सिक्योरिटी देनी है। ये हमारे लिए एक मतलब कि आइंदा कहीं ना हो ऐसा, हमें वो जो है सिक्योरिटी मेजरमेंट्स अच्छे तरीके से लेने चाहिए। जहां तक के दूसरा जो बैंक रॉबरी का है, इसमें जो तमाम सूरत हाल है उसमें आप देखें कि वहां तक मैं समझता हूँ किसी हद तक वो जो है नेगोशिएशन करने में कामयाब होते हैं। जब हम किसी भी मामले को थोड़ा प्रोलॉन्ग करते हैं तो वो थोड़ा सा, और उसमें हमारी नजर ये होती है कि थर्ड पार्टी कौन सी हो सकती है। ठीक है, उसमें हम सिनेरियो समझना होता है कि ये मामला जो है इसको हम शॉर्ट टर्म पर लेते हैं, तो वहां सूरत हाल ऐसी है जो इनको जो 5 से 6 दिन की टाइमिंग मिल गई है, उसमें उनकी हायर अथॉरिटीज, बेशक उसमें वो पुलिस पर उनका शुरू में अदम एतमाद था, लेकिन बाद में जब इनके इससे बड़े स्टेक होल्डर इसके दरमियान में आ जाते हैं, उनको इत्मीनान में लेने में आ जाते हैं, फिर वो टाइमिंग मिल जाती है, फिर उसमें हमें पता चल जाता है ये कहाँ से जो लूज कर पाएंगे। हम उस जगह से गैप बनाकर जो है अपने मकासद हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं। तो इसका सारा जितना वो नेगोशिएशन करने में कामयाब हुए हैं, 5-6 दिन का गैप आया है, उसके बाद देखें कि पुलिस को कामयाबी भी हुई है और अरेस्ट भी हुए हैं, गैस का भी इस्तेमाल हुआ है, जिस तरह भी हुआ है। ये जो है म्यूनिख वाले मामले के बरअक्स, ये बीइंग ए पुलिस ऑफिसर, इनकी हिकमत अमली उनसे बहुत बेहतर थी, तो ये जो है सारे मामले को सॉर्ट आउट करने में कामयाब हुए हैं। तो हमें हमारे ये एक्सपीरियंस के लिए ये है कि जो प्रोसेस बेहतर नेगोशिएशन की तरफ जाता है, आप उसको पैरवी उसकी करते हुए उसको उसी तरह ब्रॉड फॉरवर्ड करें और बेहतर नतीजे हासिल करने की कोशिश करें, ना कि शॉर्टकट पे उठाकर हम कोई नुकसान कर दें या उसकी बाद में नाकाबिल तलाफी नुकसान का कोई हल नहीं हो सकता। तो इसमें दूसरे जो मामला था ये स्वीडन वाला, इसमें जो है उनकी नेगोशिएशन जो है पहले मामले से बहुत बेहतर थी। बहुत अच्छा एहसान साहब, ये बहुत ही अच्छी बात है कि न सिर्फ आपने वाकये के फैक्ट्स जानने की कोशिश की, बल्कि एक क्रिटिकल एनालिसिस भी आपने दिया है। आपने ये भी बताया कि कहाँ क्या गलत हुआ था और कहाँ क्या बेहतर हुआ था। यही सब कुछ बेसिकली डिस्कस करने का मकसद है इस एक्सरसाइज का, कि हम डिस्कस करें और दूसरों के एक्सपीरियंसेस से सीखें।
दुनिया में जहाँ भी ये चीज़ें हुई हैं, इस तरह के वाक़यात हुए हैं, वहाँ उनके एक्सपीरियंसेस से हम सीखने की कोशिश करें कि कहाँ किसने क्या गलती की, और कम से कम हम वो गलती जो है उसे रिपीट ना करें, बल्कि उसकी बनिस्बत हम कोई बेहतर उससे लाया अमल अपनाने की कोशिश करें। क्योंकि कल हम ये बात कर रहे थे कि एक सिचुएशन, ख़ास तौर पे क्राइसिस सिचुएशन जो होती है, बड़े इवेंट्स होते हैं, उनको हैंडल करने के एक से ज़्यादा तरीके मौजूद होते हैं। शायद 10 लोग मौजूद हों, तो 10 मुख्तलिफ तरीकों से उसको डील करें, लेकिन उसमें से सबसे बेहतर कौन-सा रहता है, ये वहाँ पेश आने वाले हालात और वाक़यात की वजह से तय किया जाता है। तो इसमें थ्योरेटिकल नॉलेज जिसको हम अभी यहाँ डिस्कस कर रहे हैं इस सेशन में, इस थ्योरेटिकल नॉलेज और इस बैकग्राउंड से बहुत फ़ायदा होता है आपको इन सिचुएशंस को फ्यूचर में हैंडल करने में। बाकी यकीनन कोई सिचुएशन भी 2 मुख्तलिफ वाक़यात एक जैसे नहीं होते। उनमें कुछ ना कुछ हालात वाक़यात का ऐसा डिफ़रेंस होता है, जिसकी वजह से आपको उनके एप्रोप्रिएट एक्शन वहाँ पर लेने पड़ते हैं। और आप ये नहीं कह सकते कि एक जगह लिए हुए एक्शंस दूसरी जगह भी बिल्कुल ज्यों के त्यों अप्लाई किए जा सकते हैं, उनमें फ़र्क होता है। लेकिन हैविंग सेड दैट, जो बेसिक फंडामेंटल्स होते हैं, जो बेसिक्स होती हैं, जो एक स्टेप्स होते हैं काम को करने के, उनको हमेशा यूनिवर्सली फॉलो किया जाना चाहिए और उनको फॉलो करने से यकीनन फ़ायदा होता है। अगर वो चीज़ें मिस हो जाती हैं, तो उनसे नुकसान भी उठाना पड़ता है। सो वेरी गुड, बहुत अच्छा। अगर कोई और पार्टिसिपेंट भी इस पे कोई बात करना चाहें, तो प्लीज़ फील फ्री। वो इन दोनों वाक़यात को लेकर कोई बात कर सकते हैं, अगर उनके पास कोई और बात है। इसमें वाक़यात जो हमने क्राइसिस इंसिडेंट्स की बात की थी कि उसकी 2 बेसिक टाइप्स हैं। इन 2 बेसिक टाइप्स के ऊपर हम बात करेंगे, क्योंकि ये दोनों बेसिक टाइप्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। ये ये 2 बेसिक टाइप्स में से पहली टाइप है जिसको हमने कल इनका ब्रीफली ज़िक्र किया था, आज हम इनको डिटेल में टच करेंगे। ये इनमें से पहली है इंस्ट्रूमेंटल सिचुएशन या इंस्ट्रूमेंटल हालात। इसमें क्या होता है, जो मैंने कल भी बताया था, कि आपका जो अगवाकार हैं, आपके जो क्रिमिनल्स हैं, कल्प्रिट्स कहें, टेररिस्ट्स कहें, मौज़ूअ अल्फाज उसके लिए कुछ और आगे आएँगे, उनको वो जो हैं वो किसी मुख्तलिफ अफराद को या ग्रुप ऑफ पीपल को या किसी इंडिविजुअल को वो यरगमाल बना लेते हैं, होस्टेज बना लेते हैं, और उस होस्टेज बनाने का मकसद ये होता है कि वो किसी तीसरे फरीक को जो है वो कुछ मानने पर मजबूर कर सकें, उससे अपने मुतालबात मनवाने पर मजबूर उसे कर सकें, इस सूरत हाल की वजह से। यानी कि कोई शख्स यहाँ एंटर होता है और एंटर होके इस कमरे में जो अफराद मौजूद हैं, उनको वो यरगमाल बना लेता है, और उनको यरगमाल बनाने के बाद किसी तीसरी जगह पर मौजूद किसी तीसरे शख्स से बात करता है और उसे कहता है कि मैंने कुछ लोगों को यरगमाल बना लिया है, अब इनकी जान खतरे में है, मैं इनकी ज़िंदगी को नुकसान पहुंचा सकता हूं अगर आपने मेरी फलां-फलां डिमांड्स पूरी ना की। तो ये बेसिकली एक इंस्ट्रूमेंटल सिचुएशन होती है, और इंस्ट्रूमेंटल सिचुएशन के अंदर जो दूसरा पॉइंट हमने बताया था कि जब तक उनके मुतालबात पूरे ना किए जाएं, जब तक जो यरगमाली हैं, जो होस्टेजेस हैं, उनकी जान को खतरा होता है, नुकसान का उनको खतरा रहता है, जब तक कि इनके मुतालबात को पूरा ना किया जाए। सो ये इंस्ट्रूमेंटल सिचुएशन है, जो कि आपको एक्सट्रीम वाले वाक़यात में, या बहुत जो वायलेंट वाक़यात होते हैं बड़े, और जो बड़े ही ज़्यादातर हाई लेवल पर होने वाले वाक़यात या बड़े स्केल पर होने वाले वाक़यात में इस किस्म की जो इंस्ट्रूमेंटल सिचुएशन होती है, वो आपके सामने आती है। दूसरी एक और सिचुएशन है, वो है एक्सप्रेसिव सिचुएशन या एक्सप्रेसिव हालात। इस सिचुएशन में क्या होता है कि कोई शख्स जो है वो सिर्फ़ अपनी एंग्ज़ायटी, अपनी फ्रस्ट्रेशन, या बाज़ औक़ात वो अपना गुस्सा इदारों से, लोगों से, मुमलिकतों से, मुल्कों से, हुकूमतों से, या इवन खुदा से, ठीक है ना? वो अपनी जो फ्रस्ट्रेशन है, या वो जो अपनी एक डिससैटिस्फैक्शन है किस्मत से, अपनी तकदीर से, उसको वो ज़ाहिर करने के लिए ये कदम उठाता है। उसमें उसकी कोई ख़ास डिमांड या कोई ठोस मुतालबात उसके नहीं होते, बल्कि वो सिर्फ़ अपनी फ्रस्ट्रेशन, वो अपनी डिससैटिस्फैक्शन, वो अपना गुस्सा और एंगर, इसको दिखाने के लिए ऐसा कोई वाक़या कर रहा होता है। और इसमें जो शख्स उसके पास उसके कब्ज़े में होता है, वो बेसिकली विक्टिम की सूरत में होता है। विक्टिम का मतलब ये है कि अब वो किसी नुकसान का, उसको कोई नुकसान होने वाला है और उसकी जान जाने का बहुत ज़्यादा खदशा है। यानी इंस्ट्रूमेंटल और एक्सप्रेसिव में फ़र्क इस तरह आ गया कि अगर इंस्ट्रूमेंटल सिचुएशन थी, तो उसने
किसी को यरगमाल बनाया और यरगमाल बना के तीसरे शख्स के सामने मुज़ाकरात किसी मुतालबात अपने रख दिए। मिसाल के तौर पे जैसे मैंने मिसाल दी, 2-4 लोगों को एक कमरे में घुस के उसने यरगमाल बना लिया और वहां से एक इत्तला दी किसी को कि मैं यहाँ पर हूँ और मैंने इनको यरगमाल बनाया हुआ है, आप मेरा फलां साथी जो जेल में उसे छोड़ दें तो मैं इनको छोड़ दूंगा, वरना इनकी जान को खतरा है। अब यहाँ ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि अगर उसको छोड़ दिया गया तो इनके जान बचने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, और अगर उसे ना छोड़ा गया तो इनकी जान को खतरा है। लेकिन एक्सप्रेसिव सिचुएशन में कोई शख्स ऐसा है जो फ्रस्ट्रेशन का शिकार है, जो डिप्रेशन का शिकार है, जो जहनी परेशानी का शिकार है, वो आ गया और आकर कहता है कि ये मैं इस शख्स को भी नहीं छोड़ूंगा, मैं अपने आप को भी नहीं छोड़ूंगा, मैं जिंदगी से तंग आ गया हूं, मेरे साथ बड़े मसाइल हुए हैं, वगैरह वगैरह, इस किस्म की उसने को बात की। तो यहाँ पर एक्सप्रेसिव सिचुएशन में वो अपना एक एक्सप्रेशन दे रहा है, लेकिन साथ साथ जिस शख्स को उसने जहाँ पर होल्ड किया हुआ है वो उसका विक्टिम है, उसका उससे कोई ना कोई लिंक होता है, और उस वजह से उसकी जान को मुस्तकिल खतरा होता है, क्योंकि इसके कोई ठोस मुतालबात नहीं होते जिनको कि पूरा कर दिया जाए तो वो उसकी जान बख्श देगा। इनके ठोस मुतालबात ना होने की वजह से इस सूरत में जो विक्टिम होता है उसकी जान को खतरा होता है, और होमिसाइड या उसका कत्ल होना उसके बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। सो ये एक्सप्रेसिव और इंस्ट्रूमेंटल सिचुएशन की बुनियादी डेफिनेशंस हैं। अभी हम अगली स्लाइड्स में जाएंगे इनकी थोड़ी सी तफसीलात में, तो आपको बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगा कि इन दो सिचुएशंस में क्या फ़र्क होता है, और फिर इनकी हम मज़ीद एलेबोरेशन में जाएंगे। अच्छा, जो इंस्ट्रूमेंटल सिचुएशन है इसके हवाले से ये बात है कि इंस्ट्रूमेंटल सिचुएशन में जो आपका पुलिस का जो कंट्रोल है वो ज़रा बेहतर हो सकता है। इसलिए हो सकता है कि पुलिस अपना एक रोल प्ले कर सकती है उन मुतालबात को पूरा करने में या उन मुतालबात की कंसिडरेशन करवाने में। तो इसलिए पुलिस का उसकी रोकथाम करना या वहाँ पर एक इन्फ्लुएंस करना उसके बिहेवियर को, उसके जो होस्टेज टेकर है जिसने लोगों को यरगमाल बनाया उसके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने का पुलिस के पास ज़रा ज़्यादा रूम होता है, ज़रा ज़्यादा ऑप्शन होती है। इसकी बनिस्बत जो दूसरी सूरत है उसमें हम नॉन होस्टेज की बात कर रहे हैं। नॉन होस्टेज का मतलब जिसमें किसी को यरगमाल नहीं बनाया गया। तो ऐसी सूरत जिसमें किसी को यरगमाल नहीं बनाया गया, नॉन होस्टेज सिचुएशन है, उसमें पुलिस का जो कंट्रोल एग्जर्ट करने की सिचुएशन है या इन्फ्लुएंस करने की सिचुएशन है उसके बिहेवियर को, वो ज़रा पुलिस की सकत या कुव्वत कम होती है। इसकी मिसाल इस तरह ले लें कि एक शख्स अकेला ही एक कमरे में बंद हो गया, ठीक है जी। जैसे मैं इस वक्त एक कमरे में बैठा हूँ, मैं इस वक्त मेरे पास कोई और दूसरा शख्स नहीं है। इस तरह से अगर एक शख्स कमरे के अंदर बैठा हुआ है और उसने लेट्स सपोज ये जो आजकल तो ये भी होने लगा है ना, आपने देखा होगा कि खुदकुशी से पहले फेसबुक के ऊपर वीडियो अपलोड कर दी, फेसबुक पे लाइव आ गए या किसी सोशल मीडिया के चैनल पे लाइव आ गए और वहां आके कहा कि जी मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ ये हो गया, मैंने ये किया लेकिन ये नहीं हुआ। वो अपनी एक दुखों की, अपनी परेशानियों की, अपनी फ्रस्ट्रेशन की एक कहानी लोगों से शेयर की और फिर आखिर में कहा कि अब मैं अपनी जान दे दूंगा। अच्छा, उसमें उसका कोई मुतालबा नहीं था, उसमें उसकी कोई ऐसी डिमांड नहीं थी कि अब ये चीजें करेक्ट कर दोगे तो मैं रुक जाऊंगा। उसने तो सीधा सीधा ये बताया कि ये नुकसानात हुए, ये प्रॉब्लम्स हुई, ये गलतियां हुई और अब मैं अपनी जान देने लगा हूं। ऐसी सूरत में पुलिस या लॉ इन्फोर्समेंट इदारों के पास ऐसे शख्स के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करना, उसे किसी हरकत से बाज रखना या नुकसान को रोकना, इसके लिए एक ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं होती। इसके लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटी पुलिस के पास नहीं होती, और इसमें वो जो नेगोशिएशंस हैं या वो जो कंट्रोल करने का एक पॉसिबिलिटी होती है वो एक्सप्रेसिव सिचुएशन में पुलिस के पास बहुत कम होती है। जबकि इसकी बनिस्बत जो इंस्ट्रूमेंटल सिचुएशन है उसमें चूंकि डिमांड्स वाजे हैं और वो डिमांड्स पुलिस के या फौरन वो जो शख्स होस्टेज बनाता है किसी को, वो फौरन सबसे पहले यही काम करता है कि अपनी डिमांड्स जो है वो ज़्यादा वक्त नहीं लगाता, वो सामने ले आता है। तो उन डिमांड्स के सामने लाने से उसको ये होता है कि उसकी डिमांड पे फौरी तौर पे अमल दरामद करने की कोशिश शुरू की जाए। तो इस सूरत में क्या होता है कि जो पुलिस है या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी वो उसे ये यकीन दिला सकती है कि आपकी डिमांड्स हम मुताल्लिका लोगों तक पहुंचा रहे हैं और उनके ऊपर अमल दरामद की कोशिश कर रहे हैं। सो उस सूरत में जो इंस्ट्रूमेंटल सिचुएशन होती है वो पुलिस को एक बेहतर कंट्रोल दे देती है इस वाक़े का, क्योंकि जो अगवाकार है या जो क्रिमिनल है, जो कल्प्रेट है या जो जिसको हम बाद में सब्जेक्ट कहेंगे, वो आपको पता है कि कोई ख़ास डिमांड्स लेकर आया है।
तो अगर वो डिमांड उसकी पूरी कर दी जाएंगी या उस डिमांड को पूरे करने के लिए कोशिश की जाएगी, तो इसके बदले में आप उससे कह सकते हैं कि भाई किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। सो ये एक अच्छी पॉसिबिलिटी होती है। लेकिन इसके बनिस्बत जो एक्सप्रेसिव सिचुएशन है, जहां वो शख्स आके सिर्फ अपनी फ्रस्ट्रेशन बयान कर रहा है और फिर कोई इंतहाई कदम उठाने की तरफ जा रहा है, वहां पुलिस के हाथ में बहुत ज्यादा चीजें नहीं होती। जी, नेक्स्ट स्लाइड में बेसिकली ये जो इंस्ट्रूमेंटल और एक्सप्रेसिव सिचुएशन की हमने टाइप्स बताई थी, इसमें एक्सप्रेसिव सिचुएशन के हवाले से इसने बात की है। यहाँ पर हम एक्सप्रेसिव सिचुएशन को थोड़ा सा मजीद यूँ समझ लें कि आपको डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंटल सिचुएशन से थोड़ी सी डिफरेंट है और आम वाक़यात जो सामने आते हैं उसके अंदर ये थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। इसमें क्या होता है कि वो बेसिकली हम अगर पुलिस को इस तरह से, यानी इसमें हम उसको मुतजाद दें या उसको कॉन्ट्रडिक्ट करने की कोशिश करें, अगर हम उसे कॉन्ट्रडिक्ट करने की कोशिश करें, जो शख्स ये काम कर रहा है, पुलिस अगर इस किस्म का एक्शन करे, ठीक है, तो उसमें जो कन्फ्रंट करना है उसे या कॉन्ट्रडिक्ट करना है उसे, उसकी वजह से जो सब्जेक्ट होता है वो मजीद गुस्से में आ जाता है, वो मजीद वायलेंट हो जाता है। यहाँ एक वर्ड मैंने सब्जेक्ट का यूज किया है। ये सब्जेक्ट का वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये हम बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे। सब्जेक्ट हमारा कौन है? सब्जेक्ट वो शख्स है जो क्रिमिनल ये एक्शन कर रहा है। हम उसे क्रिमिनल नहीं कह रहे, हम उसे सब्जेक्ट कह रहे हैं। क्रिमिनल हम कह सकते हैं, टेररिस्ट हम कह सकते हैं, किडनैपर भी हम कह सकते हैं, लेकिन हम यहाँ उसे सब्जेक्ट यूज कर रहे हैं। इसके पीछे भी एक पूरी वो है, मकसद है, उसके ऊपर मैं बाद में आऊंगा। लेकिन फिलहाल ये समझें कि जो हमारा किडनैपर है या जो टेररिस्ट है या जो क्रिमिनल है, कल्प्रिट है, जो अगवाकार है, जो दहशतगर्द है, उसे हम सब्जेक्ट कह रहे हैं। और सब्जेक्ट कहने की एक वजह यह भी होती है कि सब्जेक्ट वो चीज होती है जिसके ऊपर आपका सबसे ज्यादा फोकस होता है, जिसके ऊपर आपका सबसे ज्यादा गौर होता है, जिसके ऊपर आपकी सबसे ज्यादा तवज्जो होती है। आप जब पढ़ाई कर रहे होते हैं किसी चीज की, तो आप कहते हैं ना सब्जेक्ट कौन सा पढ़ रहे हैं आप, तो इसका मतलब सब्जेक्ट का मतलब आपका फोकस का मौजू उस वक्त वो है। इसी तरीके से यहाँ पर इस सारे हालात में जिस चीज पे सबसे ज्यादा तवज्जो होती चाहिए लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर की, पुलिस ऑफिसर की, निगोशिएटर की, वो होना चाहिए सब्जेक्ट। वो शख्स जिसके हाथ में गन है, इस वक्त वो ही सबसे इंपॉर्टेंट आदमी है, क्योंकि उसने कहा कि अगर कुछ हुआ तो मैं ये सामने वाले शख्स को मार दूंगा, या अगर मेरी मर्जी नहीं हुई तो मैं अपनी जान ले लूंगा। अब उसके हाथ में चूंकि वेपन है, इस वक्त वो सबसे इंपॉर्टेंट है और इस वक्त उसी को सबसे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, लिहाजा वो हमारा सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट के हवाले से अगर एक्सप्रेसिव सिचुएशन में वहां पर जहां मुतालबात वाजे नहीं है और वो एक्सप्रेशन कर रहा है अपनी सेल्फ का, अपनी फ्रस्ट्रेशन का, अपनी परेशानी का, अगर यहां पर हम कॉन्फ्रंट करने की कोशिश करें उसे, पुलिस उसे कॉन्फ्रंट करने की कोशिश करे या पुलिस उसको एक तरह से डराने की, थ्रेटन करने की, गुस्सा दिलाने की कोशिश करे, तो इसमें सिचुएशन बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। उसमें होता क्या है कि जो सब्जेक्ट है वो तैश में आ सकता है, वो कोई इंतहाई कदम उठा सकता है। इसकी वजह से आपको जो सिचुएशन को संभाल सकते थे उसको संभालने में नाकामी हो सकती है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक्सप्रेसिव सिचुएशन में हमने कॉन्फ्रंट नहीं करना ज़्यादा, हमने कोशिश ये करनी है कि बातचीत के ज़रिए उसको कूल डाउन करने की कोशिश करें, बातचीत के ज़रिए उसका ट्रस्ट गेन करने की कोशिश करें। यहाँ पर एक दिफाई रद्द अमल वाला जिक्र किया गया है कि अगर हम उसे कॉन्फ्रंट करते हैं, हम मिसाल के तौर पे उसने कहा कि मेरे साथ बड़ी नाइंसाफियां हुई हैं, मैंने जनाब एक मिसाल दे रहा हूं, मैंने एक जॉब के लिए अप्लाई किया, मुझे वहां नौकरी नहीं दी गई, मेरे खिलाफ एक झूठा केस बना के मुझे जेल में बंद कर दिया गया, मेरी सारी जिंदगी को तबाह और बर्बाद कर दिया। अब यहाँ पर आप कहें नहीं, झूठे केस का क्या जिक्र कर रहे हो तुम, फलाना वाकया तुम्हारे बारे में हमें पता है, तुम तो ये काम करते थे, या तुमने जॉब अप्लाई की तो तुम्हारा तो पहले क्रिमिनल रिकॉर्ड था, तुम्हें जॉब कहां से मिलती, तुम तो क्रिमिनल। अब आप उसे कॉन्फ्रंट करेंगे तो वो डिफेंसिव हो जाएगा, वो दिफाई रद्द अमल करने लगेगा। और ये जो दिफाई रद्द अमल होता है इसमें लोग क्लोज हो जाते हैं हमेशा। ये जो लोग जब अब शेल में चले जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं, तो इनके और सामने वाले शख्स के दरमियान रेपो बिल्ड होना, ट्रस्ट बिल्ड होना, एक दूसरे के साथ एतमाद बनना, ये मुश्किल हो जाता है। और फिर इसमें क्या होता है कि कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है, तनाज़ा बढ़ता है और झगड़ा बढ़ता है, एक दूसरे से इख्तलाफ बढ़ता है, जो कि नुकसानदेह होता है लॉ इन्फोर्समेंट के लिए, अगर वो सिचुएशन को पीसफुली हैंडल करने की कोशिश कर रही है। सो इसमें जो लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर हैं, दे मस्ट बी वेरी गुड लिसनर।
दे मस्ट बी वेरी गुड लिसनर। जैसे अभी हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं, आपने बात की, हर 3-4 लोगों ने एक ही वाक्य को मुख्तलिफ अंदाज से बताया। तो यहाँ पर ज़रूरत होती है एक एक्टिव लिसनर की, और एक्टिव लिसनर वो होना चाहिए जो कि बात सुने और सुन के उस बात में एक एक्नॉलेजमेंट दे सामने वाले को कि हाँ, तुम्हारी बात ना सिर्फ मैं सुन रहा हूँ बल्कि मैं समझ भी रहा हूँ, तुम्हारी बात मुझे समझ आ रही है, और ना सिर्फ तुम्हारी बात मुझे समझ आ रही है बल्कि तुम्हारी बात मुझे ठीक भी लग रही है। ये एक कदम आगे बढ़ने की बात है। पहले होता क्या है, कोई बात करना शुरू करता है, आप उसकी बात ही नहीं सुनते, आप लिसनिंग को ही तैयार नहीं होते। सबसे बड़ी गलती होती है, इसकी वजह से कम्युनिकेशन ही बिल्ड नहीं हो पाती। अच्छा, फिर कोई बात करना शुरू करता है, आप सुन तो रहे हैं लेकिन आपकी बॉडी लैंग्वेज उसे बड़ी वाज़ेह तौर पे बता रही है, अब ऐसे बैठे हुए हैं और आप ऐसे पीछे की तरफ हुए हुए हैं और आप बस बोल रहे हैं, बोलता रहे और मैं सुन रहा हूँ लेकिन मेरे पे असर नहीं हो रहा। जबकि इसी की जगह आप ऐसे बैठते हैं और आप कहते हैं कि हाँ ठीक है, ओके, आपका बॉडी जेस्चर, जबान से लफ्ज कहें या ना कहें, आपका बॉडी जेस्चर, आपका अंदाज, आपकी बॉडी लैंग्वेज उसे ये बता रही है कि आप उसकी बात को सुन भी रहे हैं, आप उसके मैसेज को रिसीव भी कर रहे हैं। और थोड़ा सा इसके अंदर अगर फेशियल एक्सप्रेशन भी ऐड हो जाता है तो बाज़ औक़ात ये फीलिंग भी आप देने में कामयाब हो जाते हैं कि हाँ, आप उससे रिलेट भी कर रहे हैं, हाँ, उसका मसला आपको समझ भी आ रहा है और आप समझ रहे हैं कि वाकई वो किसी मसले का शिकार है। इस तरह की बातचीत होने से फिर क्या होता है कि जो इस तरह की बातचीत से जो कॉन्फ्लिक्ट है वो कम होता है, और वो जो शख्स है, जो सब्जेक्ट है, अगेन सब्जेक्ट कौन है? वो जो क्रिमिनल है, वो जो हॉस्टेज टेकर है, वो जो टेररिस्ट है, उसे हम सब्जेक्ट कह रहे हैं। और सब्जेक्ट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो ही हमारा मौजू है इस वक्त, उसी की हमने बात करनी है, उसी को हमने हैंडल करना है और उसी को किसी इंतहाई कदम उठाने से रोकने की कोशिश करनी है। सो ही इज अवर सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट जो है उसके साथ जब आप इस तरह से एक सिंपैथी डेवलप कर लेते हैं आपस में, एक एम्पैथी बेसिकली इज द वर्ड, वो डेवलप कर लेते हैं या एक कनेक्शन बिल्ड कर लेते हैं, सादे लफ्जों में कहा जाए, तो वो उस सब्जेक्ट को आप पे ट्रस्ट करने का एक मौका देता है। ये आपके लिए एक नुक्ता आगाज होता है जहां से आप मजीद आगे बढ़ सकते हैं। यानी एक जो अभी हमारे पार्टिसिपेंट ने एक बात की थी कि हम जब वक्त गुजारते हैं तो फिर हमें रास्ते का पता चलता है, किस रास्ते से हमने घुसना है, किस रास्ते से एंटर करना है, किस रास्ते से हमने अंदर जाने की जगह बनानी है उस सिचुएशन में। इसी हिसाब से हम जब बातचीत करते हैं तो हमें पता चलता है कि कौन सा पॉइंट ऐसा है जहां से हमने इस शख्स के साथ एक कनेक्शन बिल्ड करना है और इस शख्स के साथ बातचीत करके इस शख्स की वो जो मतलूबा सूरत हाल है उसकी तरफ इसे लेकर जाना है। सो ये इंपॉर्टेंट बात होती है। एक्सप्रेसिव सिचुएशन में आपने कॉन्फ्रंटेशन नहीं करनी, बल्कि आपने बातचीत के जरिए ट्रस्ट बिल्ड करने की कोशिश करनी है, और थ्रेटनिंग नहीं होनी चाहिए आपकी टोन, धमकी आमेज आपकी टोन नहीं होनी चाहिए, बल्कि बगैर किसी धमकी के, बगैर किसी के, मतलब आप ये बोले कि तुम मेरी बात समझ रहे हो ना, फिर हम तुम्हारे साथ क्या कर सकते हैं। तो इस तरह की जब बातें आप करेंगे ना, वो जो जुमला मशहूर है कि हम आपको वहां से मारेंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा। बलूचिस्तान से मेरे सारे पुलिस ऑफिसर सुन रहे हैं, ये जुमला बड़ा याद आता होगा आपको कि हम आपको वहां से मारेंगे जहां से आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आप जब थ्रेटनिंग टोन करते हैं तो सामने से कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आता, सामने से कभी भी अच्छा रिस्पॉन्स की उम्मीद नहीं होती। तो एक्सप्रेसिव सिचुएशंस में उसका कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल डिफरेंट होगा, लेकिन मैंने सिर्फ एक जुमला यूज किया है आपको, आप सारे ऑफिसर्स चूंकि इस जुमले को समझ सकते हैं, तो मैंने ये जुमला यूज किया है। इसके टोन, इसके टेनर को देखते हुए आप खुद अंदाजा कर सकते हैं कि जब आपने कोई सामने ऐसी सिचुएशन है, एक कमरा है जिसकी खिड़की के बाहर आप खड़े हुए हैं, अंदर एक शख्स है, उसने एक बंदे पे गन रखी हुई है और आप उसे कह रहे हैं कि तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे साथ क्या हो सकता है, तो वो कहता है वो तो जो मुझे पता है सो पता है, पहले इसके साथ क्या होता है वो देख लो। इस तरह की सिचुएशन में उसको नहीं लेके जाना, कॉन्फ्रंट उसके साथ नहीं करना, बल्कि उसको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की कोशिश करनी है, बातचीत के जरिए उसे ओपन अप करना है, उसे सॉफ्ट करने की कोशिश करनी है। अब इंस्ट्रूमेंटल सिचुएशन की बात आती है। इंस्ट्रूमेंटल सिचुएशन में सॉरी, ये स्लाइड का शायद थोड़ा सा डिफरेंस है, आप पिछली स्लाइड पर जाएंगे फुरकान साहब? हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। यस, एक मिनट, वाक्य के मुहर्रिकात, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, इंस्ट्रूमेंटल, हाँ इंस्ट्रूमेंटल में जो सिचुएशन है इसके अंदर हमने अभी आपसे मेरा ख्याल है बात कर ली है इंस्ट्रूमेंटल के बारे, ये वाली स्लाइड पे बात कर ली है। इससे नेक्स्ट स्लाइड आ जाए, एक्सप्रेसिव, ठीक है। यहां हमने बात की थी कि नॉन थ्रेटनिंग टोन हमारी होनी चाहिए। चलें इससे नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाए प्लीज। नॉन थ्रेटनिंग टोन, गैर धमकी आमेज बात ये हो गई हमारी, इससे नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाए प्लीज।
अब ये एक सवाल आपसे पूछा जाता है कि ये जो सिचुएशन है ये इंस्ट्रूमेंटल है या एक्सप्रेसिव है। इंस्ट्रूमेंटल सिचुएशन का हमने आपको बताया था कि वो सिचुएशन जिसके अंदर किसी को यरगमाल बना लिया और किसी तीसरे शख्स से को डिमांड की जा रही है यरगमाल बना के, और एक्सप्रेसिव सिचुएशन में सिर्फ एक्सप्रेशन किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि कितनी परेशानी है, क्या मुसीबत है, क्या इशू है, ये बताया जा रहा है। और उसमें होस्टेज हो भी सकता है, और मैंने ये भी कहा था कि नॉन होस्टेज भी हो सकता है, जहां पर किसी को यरगमाल ना बनाया गया हो, सिर्फ और सिर्फ एक्सप्रेसिव सूरत हाल सामने लाई जा रही हो। तो ये जो पोजीशन, ये जो तस्वीर आपको नजर आ रही है, ये इंस्ट्रूमेंटल लगती है या एक्सप्रेसिव लगती है? मेरा ख्याल है किसी ने हैंड रेज किया है बताने के लिए। अपनी सिचुएशन सामने जो है बयान कर रहे हैं, इसमें जो है ना वो कोई ऐसी बात नहीं है। तो ये कौन सी सिचुएशन हुई फिर? एक्सप्रेशन लगती है। यस यस यस, वेरी गुड, ये एक्सप्रेसिव है। गौस बख्श साहब मेरा ख्याल बता रहे थे। और करीम साहब आपका क्या ख्याल है? करीम साहब भी साथ हैं आपके? नहीं सर मैंने बता दिया, ये एक्सप्रेसिव है सर, ये एक्सप्रेस कर रहे हैं, इजहार कर रहे हैं। यस यस, इजहार कर रहा है, ये एक्सप्रेस कर रहा है, अपना बता रहा है कि हमारे मसले क्या हैं, हमारे प्रॉब्लम्स क्या हैं। और आमतौर पे जो धरने हो रहे होते हैं या जो मुजाहिरे हो रहे होते हैं वो एक एक्सप्रेसिव सॉर्ट ऑफ सिचुएशन होती है, और बाज़ औक़ात फिर वो मुतशद्दिद भी हो जाते हैं। इस सूरत में हमें सिर्फ एक्सप्रेशन नजर आ रहा है यहाँ पर। सो एक्सप्रेसिव सिचुएशन। नेक्स्ट पे आ जाए। ज्यादातर हमारे मुल्क में ये मामला सबसे ज्यादा जो सामने आता है। इस वक्त की जो सिचुएशन है उसमें ये मामला सबसे ज्यादा है, जो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। मैंने यही बात थोड़ी देर पहले कही थी कि जो हमारा इंस्ट्रूमेंटल सिचुएशन है, जहां किसी को यरगमाल बना लिया जाए और उससे मुतालबात मनवाए जाएं, वो तो कम देखने में आता है, लेकिन आम तौर पे सड़कों पे, चौराहों में और हमारी जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशंस होती हैं वहां पर ये सिचुएशंस आती हैं। इसी तरह की एक सिचुएशन नेक्स्ट भी दिखाई गई है। यहाँ भी मेरा ख्याल है आप लोग पहचान जाएंगे इसको कि ये कौन सी सिचुएशन है। कोई पार्टिसिपेंट ये बताना चाहेंगे ये कौन सी सिचुएशन देखने में लग रही है उनको? ये जो बहुत सारे लोग हैं और इन्होंने हैंड रेज किए हुए हैं, ये कौन सी सिचुएशन आपको लग रही है? सर ये भी एक्सप्रेसिव है, क्योंकि इसने हैंड जो रेज किए हुए हैं, इसने किसी को यरगमाल तो नहीं बनाया। जी हाँ, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, एक्सप्रेसिव सिचुएशन है ये भी एक। इस वाली सिचुएशन और ये वाली सिचुएशन एक ही है, क्योंकि वो भी अपने मुतालबात का इजहार कर रहे हैं और ये भी अपने मुतालबात का इजहार करना चाहते हैं। सही सही, बिल्कुल सही पहचाना। यही मकसद है इन दोनों बातों का कि ये इजहार कर रहे हैं, एक्सप्रेशन कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने किसी को यरगमाल बनाकर कोई मुतालबात सामने नहीं रखे हुए। ठीक है, आगे चले। सर ये किसी को सपोर्ट कर रहे हैं, ये सबको एक सियासी को सपोर्ट कर रहे हैं। जी हाँ, ये पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टी का मैनिफेस्टो या उसके कोई अपने एजेंडा बयान कर रहे हैं। लेकिन अगेन यही एक्सप्रेशन का तरीका है, इसमें कोई इंस्ट्रूमेंटल पोजीशन हमारे सामने नहीं है कि जिसके अंदर किसी को यरगमाल बना लिया हो और किसी से कोई मुतालबात मनवाने हो, वो पोजीशन इसमें नहीं है। तो ये भी एक्सप्रेसिव की ही एक मिसाल है। और ये किसी ने अभी जो आपके साथी ने कहा, बड़ा सही कहा कि सबसे ज्यादा हमें एक्सप्रेसिव सिचुएशन से ही वास्ता पड़ रहा होता है, क्योंकि ये जो यरगमाली कैफियत होती है होस्टेजेस वाली, तो बहुत रेयरली कहीं देखने में आती है। लेकिन हर दूसरे दिन पुलिस ऑफिसर्स जिस चीज से डील कर रहे होते हैं, और ये फुरकान साहब जो हमारे साथ हमारे फैकल्टी मेंबर हैं या दूसरे फैकल्टी मेंबर्स हैं, वो देख रहे होंगे कि पुलिस ऑफिसर्स कितना ज्यादा इन सिचुएशंस से डे टू डे बेसिस पर डील कर रहे होते हैं। तो उनको बिल्कुल ये एक्सप्रेसिव सिचुएशन तो उनका एवरीडे जॉब है एक किस्म का, हर रोज उनको वास्ता पड़ रहा होता है, हर दूसरे दिन वास्ता पड़ रहा होता है। अच्छा, अब यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि जो एक्सप्रेसिव सिचुएशंस होती हैं, इसमें मजीद क्या सूरत हाल हो सकती है, या इसके अंदर कौन कौन से मुहर्रकात सामने आ सकते हैं? मिसाल के तौर पे जो एक्सप्रेसिव सिचुएशन होती है, इसमें एक तो एक्सप्रेसिव किस्म की वेंटिलेशन हो रही होती है। वेंटिलेशन का मतलब है अपने जज्बात का इजहार करना, या भड़ास निकाल देना दिल की, या अपनी बात किसी तक पहुंचा देना, गम और गुस्से का इजहार कर देना। इस किस्म की चीजें एक्सप्रेसिव सिचुएशन में सामने आ रही होती हैं। अच्छा, इसमें बाज़ औक़ात कोई वाज़े मकसद भी नहीं होता। देखिए ना, इस किस्म का जलसा, जैसे आपने अभी जलसा देखा, वो पॉलिटिकल जलसा जो है, वो तो चले एक तरफ वो पार्टी है, उसका एजेंडा है, जो अवाम है उनको शायद नहीं पता कि वो एजेंडा क्या है, लेकिन ज़ाहिर पार्टीज का अपना एजेंडा होता है, मकासद होते हैं। लेकिन बाकी बहुत सी ऐसी सिचुएशंस जिनके अंदर एक्सप्रेसिव अंदाज होता है,
और ये इसके लिए बहुत बड़ा हुजूम होना जरूरी नहीं, चंद लोग भी हो सकते हैं, 2-4 लोग भी हो सकते हैं, लेकिन उनका कोई वाज़ेह मकसद नहीं होता। जब उनका कोई वाज़ेह मकसद नहीं होता तो इस वजह से उनकी जो मुतालबात होते हैं वो भी ऐसे कोई क्लियर नहीं होते, उनके वाज़ेह मुतालबात नहीं होते, और वाज़ेह मुतालबात ना होने की वजह से ये बाज़ औक़ात सेल्फ डिस्ट्रक्टिव होते हैं। सेल्फ डिस्ट्रक्टिव किसे कहते हैं कि अपने आप को ही नुकसान पहुंचाने पे तुल जाते हैं। यानी कि जहां पर उन्होंने इकट्ठे हुए हैं वहां पर मालूम हो अपना ही कोई नुकसान पहुंचा दिया, वहीं तोड़ फोड़ करके अपनी ही चीजों को अपने ही मोहल्ले में अपने ही इलाके में नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस तरह की भी बाज़ों का सिचुएशन देखने में आती है। मेरा ख्याल है कोई पार्टिसिपेंट्स ने हैंड रेज किया है, थोड़ा सा ये भी फुरकान साहब साथ साथ एजुकेट करते रहा करें कि हैंड रेज करें, फिर जब एड्रेस हो जाए तो उसके बाद उसको जो है वो डिसएंगेज कर दें, और अगर मजीद कोई क्वेरी हो तो भले हैंड रेज रखें, नो प्रॉब्लम। हाँ, एक्सप्रेसिव हालात। ठीक है, आपने मैसेज में कहा है एक्सप्रेसिव, बिल्कुल ठीक है अकबर साहब, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद गौस बख्श साहब का अभी तक हैंड रेज हुआ है। फुरकान साहब आप मुझे सुन रहे हैं? तो अब इसमें एक्सप्रेसिव हालात में होता क्या है कि जब वाज़े डिमांड्स नहीं होती और कोई मकसद वाज़े नहीं होता, कोई ऑब्जेक्टिव सामने नहीं होता, ऑब्जेक्टिविटी की कमी की वजह से फिर ये सेल्फ डिस्ट्रक्टिव भी हो जाते हैं, अपने आप को नुकसान पहुंचाने की भी इनके अंदर टेंडेंसी पाई जाती है। फिर उसके बाद क्या होता है कि ये फरार का कोई मुतालबा मतलब नहीं कर रहे होते, या यूं कह लें कि इनकी जो बातें होती हैं वो लॉजिकल या रियलिस्टिक नहीं होती। बहुत सारी ऐसी बातें कर रहे होते हैं जो एक वक्त में सारा कुछ ही करके दे दो इनको और सारी चीजें एक दफा में सही कर दो, जो कि नहीं की जा सकती, जो कि सामने अगर पुलिस ऑफिसर क्या सामने डिप्टी कमिश्नर हो, सामने कोई मिनिस्टर भी हो, तो इतनी सारी डिमांड्स एक वक्त में कोई भी पूरी नहीं कर सकता। तो बाज़ औक़ात ये इस तरह की डिमांड्स एक्सप्रेसिव हालात में, एक्सप्रेसिव सिचुएशंस में पैदा हो जाती हैं, जिनको पूरा करना किसी के बस में नहीं होता, क्योंकि वो बड़ी अनरियलिस्टिक होती हैं, वो ग्राउंड से रिलेटेड नहीं होती, वो प्रैक्टिकल नहीं होती, वो इम्प्रैक्टिकल हो जाती हैं। लेकिन अगेन एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि ये सब कुछ होते हुए भी आपने उनको कॉन्फ्रंट नहीं करना होता, उनको ये नहीं कहना होता कि भाई ये तो फजूल बात है, क्योंकि आप ये कहेंगे तो कन्फ्रंट हो जाएगा। जब आप कन्फ्रंट करेंगे तो फिर सिचुएशन आपके जिस तरह आप ले जाना चाहते हैं वैसे नहीं जा सकेगी। तो होता क्या है बेसिकली कि वो उसका जो मैंने पहले बताया था, कोई फ्रस्ट्रेशन हो सकती है, कोई डिप्रेशन हो सकती है, कोई एंगर हो सकता है, गुस्सा हो सकता है, फ्यूरी हो सकती है, उसकी अपनी रेज हो सकता है उसका, जिसकी वजह से वो ये काम कर रहा है, जो एक्सप्रेसिव सिचुएशन के अंदर हमारा जो सब्जेक्ट होता है। तो उसको हमें थोड़ी सी एज अ पुलिस ऑफिसर समझने की बाज़ कोशिश करनी चाहिए, और आप में से आई एम श्योर सभी लोग जो है वो ऐसी कोशिश करते रहते हैं, और ऐसी सिचुएशंस आपके सामने आती हैं, आप उन्हें हैंडल करते रहते हैं। जी, एक्सप्रेसिव सिचुएशन की और मजीद डायनेमिक्स क्या होती हैं, जिनमें से एक ये है कि उसे पुलिस से कुछ नहीं चाहिए। अब ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात होती है। देखें, एक हमारा बहुत सारा काम, हमारे थानों का, हमारी फोर्स का बहुत सारा वक्त गुजर रहा होता है इस किस्म के मुजाहिरों को हैंडल करने में, इस किस्म के लॉ एंड ऑर्डर को हैंडल करने में, जिसका पुलिस से बुनियादी तौर पे कोई ताल्लुक ही नहीं होता। यानी अभी थोड़ी देर पहले जनाब बिजली ना आने की वजह से किसी ने रोड ब्लॉक कर दिया, कहीं पानी ना आने की वजह से कोई सड़क पर निकल आया, कहीं गैस नहीं आ रही और लोगों ने जनाब वहां पर उसकी शिकायत करने के लिए गैस के दफ्तर के सामने वाली रोड बंद कर दी। तो अब ये जो बिजली है, ये पानी है, या गैस है, या तरक्याती काम है नहीं हो रहे, या जनाब कहीं वापडा या उसकी वजह से इशू आ रहा है, कहीं बिजली का किसी के ऊपर तार गिर गई, किसी का खुदा ना खास्ता कोई जान चली गई, कुछ हो गया। अब ये सारी चीजें वो हैं, इनमें से ज्यादातर चीजें वो हैं जिनका पुलिस के साथ कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, या पुलिस इनमें डायरेक्टली कुछ कर नहीं सकती, पुलिस के साथ उनका कोई तकाजा नहीं होता। लेकिन क्या होता है कि ऐसी सिचुएशन में पुलिस को बहरहाल इस सिचुएशन को हैंडल तो करना होता है, इसलिए इन हालात की अवेयरनेस हमें बनानी जरूरी है। अच्छा, इनमें वो सिचुएशंस की हम बात करते हैं अगर कि जिनमें किसी शख्स को यरगमाल बनाया हुआ है, तो वो यरगमाल बनाया हुआ जो शख्स होता है, अगर एक्सप्रेसिव सिचुएशन में किसी को यरगमाल बनाया जाए, क्योंकि एक्सप्रेसिव सिचुएशन जो आपने ज्यादातर देखी है, लॉ एंड ऑर्डर होना है, रोड जो है ब्लॉक होना है, और ये सारी चीजें होनी है, मुजाहिरे होने हैं, इनमें किसी को यरगमाल नहीं बनाया जाता। लेकिन अगर किसी को यरगमाल बनाया जाए एक्सप्रेसिव सिचुएशन में, तो आप समझें कि ये बहुत ही खतरनाक सिचुएशन पैदा हो जाती है। क्यों? क्योंकि फिर जो शख्स जिसको वो यरगमाल बनाते हैं वो उनका विक्टिम हो जाता है, वो उसकी जान लेने के दर पे होते हैं, वो उसको नुकसान पहुंचाने के दर पे होते हैं। क्यों? क्योंकि उससे वो अपना दुश्मन कंसिडर कर रहे होते हैं। वो विक्टिम होता है, वो एक नॉर्मल होस्टेज नहीं होता।
होस्टेज तो बार्गेन करने वाला एक टूल है ना, कि मैंने इसके बदले कुछ लेना है और इसे छोड़ देना है, इससे मेरा कोई सरोकार नहीं है, इसके साथ मेरी कोई लड़ाई नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है, या इसके साथ मेरा कोई रेज नहीं है, गुस्सा नहीं है। लेकिन इस सिचुएशन के अंदर जो एक्सप्रेसिव सिचुएशन है, अगर उसमें किसी को होस्टेज बना लिया जाए तो फिर तो आप ये समझें कि वो शख्स अब विक्टिम बनने जा रहा है, उस शख्स को कोई डायरेक्टली अनकरीब कोई बड़ा नुकसान हो सकता है। और उसकी वजह क्या होती है कि जो एक्सप्रेसिव सिचुएशन होती है उसमें एंगर होता है, फ्रस्ट्रेशन होती है। अगर किसी को यरगमाल बनाया जाता है तो यही समझ के बनाया जाता है कि ये हमारे जो हालात हैं ये इस शख्स की वजह से हैं, या हमारे मुतालबात पूरे होने की राह में यही शख्स हाइल है, या हमारा इसके साथ ही एक तनाज़ा है जिसकी वजह से बात यहां तक पहुंची है। तो इस सिचुएशन के अंदर आपको बिल्कुल अवॉइड करने की कोई पोजीशन आपके पास नहीं होती, और ऐसी सिचुएशन को बहुत ही क्रिटिकली हैंडल करना पड़ता है। अच्छा, इसमें क्या होता है कि इसमें जो सिचुएशन होती है उसमें किसी वो बेसिकली एक प्रॉपरली एक होस्टेज सिचुएशन नहीं होती, वो प्रॉपरली एक होस्टेज सिचुएशन नहीं होती, बल्कि सूडो किस्म की होस्टेज सिचुएशन होती है, गैर हकीकी किस्म की वो यरगमाली कैफियत होती है, क्योंकि यहाँ होस्टेज वाला काम नहीं कर रहे आप। होस्टेज क्या है? होस्टेज एक बार्गेनिंग चिप है, होस्टेज एक एक्सप्लॉयटेशन का टूल है। किसी को होस्टेज बनाया जिसकी वजह से किसी को इन्फ्लुएंस करना है, किसी से बार्गेन करवाना है, किसी को प्रेशर में लेके आना है, ब्लैकमेल करना है, उसके लिए आपने किसी को होस्टेज बनाया और बाद में आप उसको छोड़ देंगे जब आपका मुतालबा पूरा हो जाएगा। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं हो रहा। इस केस में आपका उस शख्स के साथ, यानी सब्जेक्ट का, जिसे वो विक्टिम को होल्ड करता है, जिसे वो काबू करता है, गिरफ्त में रखता है, उसके साथ सब्जेक्ट का कोई डायरेक्ट कनेक्शन होता है, उसकी प्रॉब्लम्स का उसके साथ कोई डायरेक्ट वास्ता होता है। जैसे मैंने एक मिसाल दी थी पहले भी कि एक वाकया था जिसके ऊपर मैं मौके पे भी गया था, पंजाब का एक वाकया था। वहां पर मैंने देखा कि एक लड़का और एक लड़की, दोनों की डेड बॉडीज एक कमरे में से मिली, और जब उस मामले को हमने थोड़ा सा खोल कर देखा तो पता ये चला कि वो लड़का जो था वो पसंद की शादी किसी लड़की से करना चाहता था। इसके घर वाले राजी नहीं हुए, उसके घर वाले राजी नहीं हुए। किसी दिन उसके हाथ एक पिस्टल लग गया, वो उस घर में दाखिल हुआ और उस कमरे में गया, और कमरे में जहां वो लड़की थी, और जाने के बाद कहता है कि या तो मेरी इससे शादी हो जाए, या नहीं तो मैं अपने आप को भी खत्म कर लूंगा और मैं इसे भी खत्म कर लूंगा। सो ये चीज जो आखिरी पॉइंट इसमें लिखा है कि कत्ल के बाद खुदकुशी का इम्कान बहुत ज्यादा होता है ऐसे केसेस में, क्योंकि वो एक्सप्रेसिव सिचुएशन में गया, उसने कहा मेरी जिंदगी का तो कोई फायदा नहीं है, मैं जिसको चाहता था उसके साथ मेरी शादी नहीं हो रही, तो वो बेसिकली अपने तौर पे जिंदगी का सारा मकसद ही खो बैठा है। तो उसने यहाँ पर किया ये कि पहले उसने उस लड़की को मर्डर किया और उसके बाद खुद अपनी जान ले ली, सुइसाइड कर ली। सो होमिसाइड यानी कत्ल फॉलोड बाय सुइसाइड यानी खुदकुशी, कि पहले कत्ल और उसके बाद खुदकुशी। ऐसी सूरत हाल भी पैदा हो जाती है अगर एक्सप्रेसिव सिचुएशन में कोई बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड शख्स, कोई बहुत ही जज्बाती शख्स जो है वो किसी को यरगमाल बना ले। तो यरगमाल नहीं है, बेसिकली वो उसका विक्टिम बनने जा रहा है, वो उससे मुतासिर होने जा रहा है डायरेक्ट। ऐसे केस में हम ये नहीं कह सकते कि इसका कोई मुतालबा पूरा करो तो ये विक्टिम को छोड़ देगा। वो विक्टिम वो उसके लिए एक नॉर्मल होस्टेज नहीं है, बल्कि उसके साथ उसका डायरेक्ट लिंक है, उसकी परेशानी का उसके साथ डायरेक्ट लिंक है। वो अपने तौर पे अपने जहन में जिस तरह उसको प्रिज्यूम करता है, वो यही समझता है कि ये मेरा जो मसला है ये इससे रिलेटेड है, अगर ये खत्म हो जाए तो ये मेरा मसला भी खत्म हो जाएगा। और उसके बाद बाज़ औक़ात वो अपनी जान लेने से भी दरेग नहीं करता, सुइसाइडल भी हो जाता है। सो ये एक सिचुएशन होती है। इसके बाद हम आज थोड़ा सा इसके ऊपर इसी सिचुएशन को थोड़ा सा सामने रखकर मुख्तलिफ जो वाकयात हमारे सामने पेश आते हैं उनको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। आप सभी लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले जैसे हमने आपसे जब जैसे पूछना शुरू किया तो आप सब लोगों ने बड़ा अच्छा एक बताया कि जी हम लोग सारे इस किस्म के वाकयात से गुजर चुके हैं। मैं ये चाहता हूं कि आप लोग जो ऑफिसर्स हैं, और मुझे अच्छा लगा कि अभी आपने पार्टिसिपेट किया और अपने अपने तौर पे आपने अपने अपने जो अंडरस्टैंडिंग थी वाकयात के बारे में वो बताई। मैं ये चाहूंगा कि आपके साथ इंस्ट्रूमेंटल या एक्सप्रेसिव कोई भी वाकया गुजरा है, क्योंकि आप सब लोग कोई 10, 15, 20, 25 साल के एक्सपीरियंस के साथ बैठे हुए हैं। आप सब लोग ऐसे वाकयात से गुजर चुके हैं, हम सब लोग ऐसे वाकयात से गुजर चुके हैं, पुलिस ऑफिसर्स ऐसे वाकयात से गुजरते हैं। तो मैं चाहूंगा कि कुछ पार्टिसिपेंट्स हमें ऐसे वाकयात के बारे में बताएं जिनसे वो गुजरे हों, चाहे वो एक्सप्रेसिव नेचर के हों, चाहे वो इंस्ट्रूमेंटल नेचर के हों, या मुमकिन है कि वो उसे क्लासिफाई ना कर पा रहे हों कि वो कौन सी नेचर के हैं, फिर भी वो वाकया हमें बताएं तो हम बाकी साथियों के लिए, बाकी पार्टिसिपेंट्स के लिए उसको
मजीद स्पेसिफाई भी कर देंगे और उसकी डायमेंशन या उसकी क्लासिफिकेशन को भी क्लियर कर देंगे। तो मैं चाहूंगा कि हम आज जो एक एनालिसिस करने जा रहे हैं, डिस्कशन करने जा रहे हैं, उसके अंदर जो बातें हमने कल और आज आपसे कही हैं, इस हवाले से आपके सामने जो सिचुएशन गुजरी हो, आप उसके बारे में हमें बताएं। क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि कोई इंटरनेशनल किस्म का वाक़यात होते हैं या कोई दुनिया भर में फेम हासिल करने वाले वाक़यात होते हैं या नेशनल मीडिया के ऊपर चलने वाले वाक़यात हों। छोटे बड़े वाक़यात पुलिस ऑफिसर्स के साथ इस किस्म के पेश आते रहते हैं। हम उन सिचुएशंस को सुनना चाहेंगे और उसमें ज़ाहिर है आपका एक्सपीरियंस जब सामने आएगा तो वो एक कॉन्टेक्स्ट बनेगा लोकल लेवल पे कि जब हम बलूचिस्तान पुलिस के ऑफिसर से मुखातिब हैं तो वहाँ पर किस किस्म के वाक़यात उनसे हो रहे हैं। तो पहले किसी ने हैंड रेज़ किया, इसमें जी ज़काउल हसन SHO सिटी सिब्बी। अमूमन सर इसमें ज्यादातर दो चीजें जो जिस पे आपकी पूरी ट्रेनिंग चल रही है और हमें सीखने का मौका मिल रहा है, उसमें यह है कि हालिया एक केस था मेरे पास, तो 3 मर्डर हुए उसमें और 2-3 बंदे जो है जख्मी हुए और मौके से हमने जो है जब गए तो एक बंदे ने अपने आप को कमरे में बंद किया हुआ था और पिस्टल उसके पास था और उसने कहा कि भाई मैं अपने आप को जो है ख़त्म कर दूंगा, तो क्योंकि उस पर एक पहले से कोई केस था। तो हमारे साथ DSP सिटी राणा खुर्शीद साहब थे और हमने इस मसले को हैंडल करना था तरीके से, तो बड़े एहसन तरीके से हमने उसको प्यार मोहब्बत के साथ कहा कि भाई कोई बात नहीं है, आप अपने आप को ख़त्म ना करें, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है और हम आपके साथ तामन में हैं और पुलिस आपके साथ अच्छा तामन करेगी। आप बिल्कुल जो है ना घबराएं नहीं, किसी किस्म का हमें हकीकत का पता है और तुम इसमें जो है ना बिल्कुल तुम्हारी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो वो थोड़ा सा रिलैक्स हुआ। उसके बाद हमने तरीके से जो है ना उसको काबू करके उससे जो है पिस्टल भी ले लिया और उसको जो है केस में बाद में जो है वो मर्डर में इन्वॉल्वमेंट भी उसकी आ गई, केस भी चलान हुआ, सारा कुछ हुआ। तो ये मौके की जो नज़ाकत होती है सर, उसको उस वक्त के हालात के मुताबिक ज़हन में ज़रूर रखा जाता है कि आया हमारा जो है यहाँ पर लहजा जो है, जो आप पहले 5 मिनट आपने बड़ी अच्छी बात सिखाई कि उस वक्त की जो आपकी बॉडी लैंग्वेज है और बॉडी स्ट्रक्चर है, फेस रीडिंग है, इसको भी ज़हन में रखना पड़ता है कि आया सामने देखने वाला जो बंदा है वो हमारे फेस रीडिंग से क्या अंदाज़ा लगाता है। तो अगर वो हमारी फेस रीडिंग इस तरीके से है कि वो मुतमिन हो रहा है तो फिर तो बात ठीक है, अगर वो मुतमिन नहीं हो रहा है तो फिर ये मामला गड़बड़ की तरफ ही हो जाता है। बिल्कुल सही, बहुत अच्छा ज़काउल साहब। और मैं लेट मी अप्रिशिएट दिस, बहुत ज़बरदस्त आप लोगों ने, आपने और आपके DSP साहब ने, मैं मेरी तरफ से शाबाश है आप लोगों को कि आपने ऐसी सिचुएशन को टैक्टफुली हैंडल किया, इंटेलिजेंटली हैंडल किया। वरना थोड़ी सी जज्बातियत या थोड़ी सी जल्दबाजी ऐसे किसी केस में ना एक मजीद नुकसान का बाइस बन जाती है। बाज़ औक़ात पुलिस अनप्रिपेयर्ड तरीके से जज्बाती तौर पे एंट्री कर जाती है ऐसी जगहों पर बातचीत किए बगैर और अपना ही नुकसान करा के वापस भी आ जाती है, फिर दोबारा बातचीत पे ही जाना पड़ता है। तो समझदारी से आपने उसको हैंडल किया। तो यही वो चीजें हैं जो एक दूसरे के एक्सपीरियंस से भी सीखते हैं और इन सेशंस से भी हमें इन चीजों का फायदा होता है। मेरा ख्याल है नेक्स्ट भी हैंड रेज किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अच्छा सर, फरवरी 2022 में हमारे पुलिस के कोई 1350 रिक्रूट्स FC ट्रेनिंग सेंटर लोरालाई में ट्रेनिंग हासिल कर रहे थे। तो दौरान ट्रेनिंग जो FC के इंस्ट्रक्टर्स थे उन्होंने एक लड़के को लात मारा था पेट में, तो वो ज़्यादा तकलीफ उसको हुआ था, तो दूसरे लड़कों ने एहतजाज किया। तो शाम के वक्त मैं घर पे था, तो उन्होंने रिक्रूट से मुझे इतला दी कि ऐसा लड़के को मारा है और लड़के बहुत मुश्तिल है और आप फ़ौरन पहुंच जाएं। तो मेरे पहुंचने से पहले वो मतलब वो सारे के 1300 जो रिक्रूट से वो सारे आ गए थे। जो FC का वो MI रूम था, जो मेडिकल फैसिलिटी थी वहाँ पे, तो वहाँ पे सारे जमा थे। लड़के को तो वो अंदर ले गए थे, वो ट्रीटमेंट कर रहे थे FC वाले, वो खुद भी घबराए हुए थे। तो मेजर का फ़ोन आया था और जो कैप्टन था उनको तो वो सुन नहीं रहे थे। तो मैं जब फ़ौरन मैंने वर्दी पहन ली, मैंने कहा कि कम से कम वो पहचान सके कि भाई ये शाम का वक्त है ना। तो वर्दी पहन
के फौरन मैं रात को शाम को उधर पहुंच गया था, तो वहाँ पे वो जो मेगाफोन है वो उठाया और उसको मैंने कहना, हालांकि इतना शॉर्ट टाइम था तो मेरा एफसी वालों के साथ इतनी कोऑर्डिनेशन नहीं हुई थी कि क्या मसला हुआ था, किस तरह था, थोड़ी सी मुझे मालूमात हुई थी। तो वहाँ जब मैं मौके पर पहुंचा था तो मैंने वो गाड़ी पे ऊपर चढ़ के लाउड स्पीकर से उसको बताया कि भाई मैंने आगे बात की भी, थोड़ा झूठ भी बोलना पड़ता है ऐसे मौके पे, कि मैंने आगे कमांडेंट जो एफसी ट्रेनिंग सेंटर का कमांडेंट है उससे मेरी बात हुई है और उसने कहा है कि भाई जो भी इस वाक़े में मुलवस हुआ है तो इसके खिलाफ हम सख्त से सख्त एक्शन लेंगे। तो उन्होंने वो कहा हुआ है, हम अभी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और जो भी उसमें मुलवस पाया गया तो उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। तो वो कोई 5-10 मिनट तो मैं उसको इस पे जो मेगाफोन पे मैं उसको बताता रहा, उसको बिठा रहा था कि भाई खामोश हो जाए, लेकिन वो बहुत ही मुश्तैल थे, नारे लगा रहे थे कि मतलब हम ट्रेनिंग ही नहीं करना चाहते हैं इधर एफसी में, और वो हमें गालियां देते हैं, हमें करप्ट कहते हैं, फलाना फलाना बहुत सी बातें हैं। अभी इतने 1200-1300 बंदों को अभी इसको समझाना बड़ा मुश्किल काम होता है, लेकिन हमने उसको थोड़ा सा उसको यानी जो मैंने कहा कि हमने झूठ भी बोला कि हमने ये क्या हुआ है, ना कि इतना शॉर्ट टाइम तो नहीं था कि हम उसके साथ मुज़ाकरात करते हैं। तो खैर किसी तरीके से फिर उसको उन्होंने कहा ठीक है हम आपकी बात मानते हैं। फिर उन्होंने कहा कि आप हमें लिस्ट दे दें कि ये उस्ताद कौन था, किस कंपनी का था। तो उन्होंने वो लड़कों ने फिर वो कमेटी बन गई थी, उन्होंने उसके वो नाम दे दिए और नाम देने के बाद हमने कहा कि भाई हम उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। एक्शन तो बाद में इंक्वायरी भी चलती रही, लेकिन फॉर द टाइम बिंग वो खामोश हो गए और डिस्पर्स हो गए। और बाद में जो है हमारे वो सीनियर ऑफिसर्स भी आ गए थे, डीआईजी साहब खुद आया था, तो उसने भी कुछ इम्तिहान दी। तो ऐसे मौके पे मतलब ये कि आपने अगर कुछ इम्तिहान और कुछ श्योरिटी आप अगर मौके पे दे सकते हैं तो वो बड़ा काम आएगा उसको। बिल्कुल, बहुत अच्छे आपने बात की उस्मान, और वेरी वेल डन। मैं ये बात हमेशा कहता हूँ कि हमारा हर पुलिस ऑफिसर जो होता है वो एक कमांडर होता है, वो एक डिसीजन मेकर होता है, वो सिचुएशन का, इंसिडेंट का बेस्ट रिस्पॉन्डर होता है। फर्स्ट रिस्पॉन्डर भी होता है, पुलिस को सब जानते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ वो बेस्ट रिस्पॉन्डर भी होते हैं, क्योंकि ऐसी सिचुएशंस के अंदर पुलिस ऑफिसर को अपने आप को वक्त के और हालात के हिसाब से मोल्ड करना आता है, जो कि बाकी फोर्सेस के अंदर इसकी बहुत कमी है बनिस्बत पुलिस के। स्ट्रीट के ऊपर या किसी जगह पर ऐसी सिचुएशन में मुश्तइल क्राउड को किस तरह डील करना है वो हमें पता होता है। सो मेरे ख्याल में ये आपने बहुत अच्छा डील किया। एफसी वालों के जो लोअर स्टाफ था, जो इंस्ट्रक्टर्स थे, उनके खिलाफ मैंने कुछ बातें भी की, उनकी सिंपैथी हासिल करने के लिए ना, हमारे जो प्रोटेस्टर्स थे कि भाई ये अनपढ़ है, अनएजुकेटेड है, अगर वो एजुकेटेड होते तो इस तरह नहीं करते हैं, ये बिल्कुल उन्होंने गलत किया। मैं भी एग्री हूँ और मैंने अभी कमांडेंट से बात की, हालांकि मेजर और कैप्टन लेवल तक तो मेरी बात हुई थी, मैंने थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया कि भाई वो ऊपर भी बात हुई है तो इसके साथ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। और ये इनकी मतलब भी इलिटरेट है और ये अनपढ़ है, खुद भी उसको इतना समझ नहीं है, तो जो कुछ भी उन्होंने किया है मैं एग्री हूँ कि उन्होंने गलत किया है। और इंशाल्लाह अभी आप ग्राउंड में नहीं देखेंगे इन लोगों को, ये इसको हम मतलब दूर कोई फेंक देंगे, इस तरह की बातें करते तो बड़ा हमने वो उसको वो कर दिया था। शाबाश, और लेकिन सर इसमें इसमें सर ये इशू भी आता है बाज़ औक़ात, जिस तरह हमने स्लाइड में पढ़ा था कि कुछ हम मसाइल हमारे साथ रिलेट नहीं करते हैं, जिस तरह वो आपदा लोड शेडिंग है, पानी का मसला है, या कोई मतलब दिगर डिपार्टमेंट की जिस पे हमारा वो नहीं चलता है कि भाई हम उसकी श्योरिटी तो नहीं दे सकते कि हम ये करेंगे। तो उस सिचुएशन में सर आप थोड़ा सा हमें गाइड कर दें, हमें क्या करना चाहिए अगर कोई मसला हम पुलिस से डायरेक्ट रिलेट नहीं करता हो और लोग एतबार नहीं करते। एक दिन तो आप उसको धोखा दे सकेंगे, उसको झूठ बोल के चल मैं कर दूंगा, आपने अगर वो तो नेक्स्ट डे तो आपकी बात भी नहीं मानेंगे, वो तो बोलेंगे तो वैसे बातें करता है। तो इस सिचुएशन में हमने क्या रोल प्ले करना है सर? बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इससे पहले हमने जो बात की थी, इस क्वेश्चन पे आपके आता हूं मैं, लेकिन इससे पहले जो हमने बात की थी कि अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करना, तो अगर कोई और पार्टिसिपेंट अपना कोई एक्सपीरियंस इस तरह का शेयर करना चाहें, बिकॉज इट इज वेरी इंकरेजिंग, बहुत बहुत अच्छा, खुशी हो रही है मुझे सुन के कि ये पुलिस हमारी कहीं की भी हो, चाहे वो कराची की पुलिस है, चाहे वो बलोचिस्तान की पुलिस है, चाहे गिलगित की पुलिस है, चाहे कश्मीर की पुलिस है, हर जगह पुलिस इस वक्त हर मुहाज के ऊपर लड़ रही है और अपने से हट के दूसरे मुहाजों पे भी लड़ रही है, दूसरे इदारों की तरफ से भी जवाबदेही कर रही है, दूसरे उनकी प्रॉब्लम्स, क्रिएट की हुई प्रॉब्लम्स को भी हम सॉल्व कर रहे हैं। सो ये एक बहुत जबरदस्त एक्सपीरियंस होता है हमेशा पुलिस ऑफिसर से बात करने में। कोई और पुलिस ऑफिसर इसमें अपना कोई इनपुट देना चाहते हैं कि उनके साथ ऐसा कोई वाकया हुआ है जिसको उन्होंने किस तरह डील किया? अस्सलाम वालेकुम आरिफ साहब। सर मैं दुखी थाना में से था, ये 8 जनवरी का वाकया है।
मेरा एक मुलजिम था 365 बी में, लड़की अगवा करके भगा कर मतलब उससे शादी की थी। यहाँ पर पश्तून बेल्ट की लड़की को ले गया था पंजाब का सेटलर। तो यहाँ पर उनका मतलब जो वो थे मतलब कि भाई हम लोग पश्तून ट्राइब से हैं, इससे मतलब कोई पंजाब से लड़का आके हमारी लड़की को ले गए और उसकी मंगनी भी हो गई थी। तो लड़का गिरफ्तार करके जब लाया थाने में बंद कर दिया। रात को 12-12:30 बजे पहुंच गया था। लड़के को हवालात में बंद कर दिया था। यही तो गार्ड इंचार्ज को भी मैंने वो कर लिया था कि हो सकता है कि रात को या सुबह के टाइम मतलब एहतियात करनी है, इस लड़के की जान को खतरा हो सकती है। तो हमारा कांस्टेबल चूंकि उसका सर्विस ही 2 साल था या 1.5 साल था, तो उसका ध्यान नहीं था। सुबह सवेरे 7:30 बजे हम सोए हुए थे ऊपर कमरे में के फायर की आवाज आई। फायर की आवाज आई, जो ही मैं नीचे छत पर आया तो सारे तकरीबन मुलाजमान वगैरह वो बरामदे में खड़े थे और हवालात की तरफ देख रहे थे। बस मैं ऑटोमेटिकली ज़हन में आ गया कि ये रात का के मुलजिम के साथ कुछ हुआ है। तो जो ही सीढ़ियों में उतर रहा था तो ज़हन में वो सारा वाकया मेरा घूम रहा था कि रात का वाकया अभी अल्लाह खैर करे कि ऐसे नहीं उनके सारे ट्राइब या कोई सारा खानदान आके उनके साथ मतलब अभी इनको संभालना किस तरह संभालेंगे। तो जो ही उतरा एक जवान लड़का था, वो थाने के बिल्कुल बीच खड़ा था और उसके हाथ में पिस्टल थी और वो भी लोडेड थी। और लड़के सारे उनको कह रहे थे कि भाई हथियार फेंको नहीं तो मार लेंगे, ये करेंगे। बस जो ही मैं उतरा मैंने सबको बोला भाई किसी ने कुछ नहीं कहना है। और इसको मैंने बोला कि भाई आपने गैरत का काम किया है, इसने आपके इज्जत को नुकसान पहुंचाया था और इसका अंजाम यही होना चाहिए था। ऐसा ऐसा उसके करीब जा रहा था, उसके हाथ में पिस्टल था, कभी मेरे तरफ पकड़ लेता था, कभी दूसरे उसकी तरफ। मेरे नजदीक नहीं आना है, इसने मेरे इज्जत को ठेस पहुंचाया, इसने ये किया है। बस मैं उसको समझा रहा था, ऐसा ऐसा आगे जा रहा था कि भाई गलत किया है इसने तुम्हारे साथ और तुम्हारे इज्जत को नुकसान पहुंचाया। बहुत अच्छा कि इसका अंजाम ही होना चाहिए था, कानून में भी इसी तरह है और ट्राइबल उसमें भी इसकी यही सजा थी। बहुत अच्छा किया तुमने। आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब पहुंचा तो उसके हाथ में जो पिस्टल थी, बस पिस्टल को पकड़ लिया। बस उसने भी पिस्टल मतलब वो मेरे बातें वगैरह सुन के उस मुतमईन हो गए कि मैंने बहुत अच्छा काम किया, अभी कानून भी मुझे कुछ नहीं कहेगा। इससे तो वैसे भी मेरे तरफ हो गया कि आपने अच्छा काम किया है और पश्तून बंदा है वो मुझको छोड़ देगा। बस उससे पिस्टल ले लिया। इसके बाद की कार्रवाई उस पर FIR वगैरह मतलब कर लिया। अगर मैं उसको ये नहीं बोलता कि आपने ये क्या किया, तो कानून के खिलाफ काम किया है, थाने में FIR किया है, तो शायद वो नुकसान मजीद पहुंचा लेता तो उसको भी नुकसान पहुंच सकता था। तो मतलब मेरे ये 2-3 बातें उसके बिल्कुल दिमाग में हो गई, बस उसने वो सरेंडर हो गया। एक्सेलेंट एक्सेलेंट शो। मैं समझता हूँ फुरकान साहब आप देख रहे होंगे और बाकी फैकल्टी के मेंबर्स भी जो मेरे सुन रहे हैं कि हमारा हर पुलिस ऑफिसर ही इज अ चैंपियन इन हिमसेल्फ। ठीक है, ये ऐसी सिचुएशंस को ऐसे हैंडल कर रहे होते हैं जो दुनिया में बहुत बड़े सीन्स क्रिएट कर सकती है। लेकिन हमारे ऑफिसर्स में अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हम लोग स्ट्रीट स्मार्ट लोग हैं, हमारे जवानों ने हमारे अफसरों ने सड़कों पे धक्के खा के ये सब कुछ सीखा होता है। उन्होंने मुश्किल वक्तों से गुजर के ये कमांड हासिल की होती है। ये इस तरह से घर बैठ के हासिल नहीं हो जाती, इसीलिए बहुत मुश्किल मराइल से गुजरे होते हैं। सो आई अप्रिशिएट, आई ड्यूली अप्रिशिएट। एक्सेलेंट। किसी और ने भी मेरे ख्याल है शायद कोई मैसेज किया या तो उसमें मैं ये देख रहा हूँ कि मोहम्मद उमर साहब ने भी इसको वो किया है, अप्रिशिएट किया इस सेशन को और इस बात को। मैं इस बात पे बिल्कुल इनवेरिएबली मेरा बिलीव है कि पुलिस स्टिल, हमारी पुलिस अपनी कैपेसिटी की कमी के बावजूद, अपनी ट्रेनिंग्स की, अपनी ह्यूमन रिसोर्स की कमी के बावजूद बहुत सारे वंडरफुल जॉब्स कर रही है। अगर हम इस किस्म के सेशंस करें और इस तरह की इंटरेक्शंस करें तो उससे क्या होता है कि अप्रिसिएशन मिलती है, पुलिस को एक्नॉलेजमेंट मिलती है और ये बहुत ज़रूरी है। एंड दिस इज व्हाट दीज ऑल ऑफिसर्स डिजर्व। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर गुफ्तगू तो मैं काफ़ी देर से सुन रहा था और काफ़ी चीज़ें सीखने में इसमें मिलती है हम लोगों को, बहुत कुछ। मैं तकरीबन
24 साल सर्विस हो गई है, एज ए कांस्टेबल भर्ती हुआ। तो कांस्टेबल से लेकर अभी सब इंस्पेक्टर तक काफ़ी हालात ऐसे आते हैं कांस्टेबल में किस तरीके से, जैसे मौके पर हम लोगों ने डिसाइड करना होता है, कोई भी फैसला लेना होता है। मेरे ख्याल में एक अच्छा पुलिस अफसर वही है जो मौके पर एक अच्छा फैसला ले सके। मैं सच आवाज़ आ रही है सर आपको? जी जी। तो SHO सदर था मैं वहाँ पर, तो यही रोड ब्लॉकिंग के हवाले से, ये गैस की वजह से लोगों ने, पानी की वजह से लोगों ने रोड ब्लॉक की हुई थी, दोनों तरफ से रोड ब्लॉक की, लोग भी काफ़ी परेशान थे, काफ़ी रश हो गई वहाँ पर। तो चला गया, काफ़ी लोगों को समझाया, लेकिन लोग समझने वाले नहीं थे वहाँ। पानी नहीं आ रहा है काफ़ी। तो उसमें हम लोगों ने ऐसा किया, कुछ लोगों के साथ मिले जो उनके थे कुछ बड़े मर्ज़ीन, उनके साथ मिला, जाके उनके साथ बात की। बात करने के बाद उनको समझाया यहाँ पर कि लोगों को तकलीफ़ किनको हो रही है, हमारे ही लोगों को हो रही है, ये हमारे ही पाकिस्तानी शहरी हैं। तो वक़्ती उनको समझाना था वहाँ पर, उन्होंने मेरी बात भी मान ली। फिर हम लोग चले गए उनके साथ, मैं खुद गया बासा के दफ्तर में। रोड भी उन्होंने रोड भी खोल दी, लोगों को तकलीफ़ भी नहीं हुई। तो सब मौके पर किसी भी जगह पर कोई भी ऐसा मौका है जहाँ पर पुलिस ने क्या काम करना है मौके पर, क्या फ़ैसला लेना है, अगर अच्छा फ़ैसला लिया तो उसके रिज़ल्ट भी इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। तो बिल्कुल ठीक है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक है, आपकी बात मैंने सुनी है और यही हमारा तरीक़ाकार होता है। जो मुझसे अभी एक ऑफ़िसर ने हमारे मान साहब ने पूछा था कि अगर पुलिस से रिलेटेड मैटर ना हो तो हम क्या कर सकते हैं? तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हम यूजुअली कर रहे होते हैं। उसमें हम फुरकान साहब इफ यू कुड म्यूट द अदर माइक्स, शायद बीच में कुछ जिटर्स आ रही हैं। तो हम उसमें क्या करते हैं कि हम जो हमसे रिलेटेड मैटर नहीं होता, उसमें सबसे पहली चीज़ तो ये होती है कि आपको उस कुछ नहीं कर सकते तो एक एक्टिव लिसनर ज़रूर बन सकते हैं, सबसे पहला काम। एक लिसनर बने, सबसे पहले उनके मसले को सुनें, उनके मसले को सुन के उसको एक्नॉलेज करें। एक्नॉलेज करने के बाद उनसे उसके हल के बारे में पूछें। अक्सर लोग जिस प्रॉब्लम को लेके आए हुए होते हैं, उनका हल भी उनके पास मौजूद होता है। सिर्फ़ उनसे बात करने की देर होती है, वो खुद बता रहे होते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ लाए कर रहा है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है ना कि हमें पासपोर्ट ऑफ़िस के बाहर एक जनाब रश लग गया है। वो पासपोर्ट ऑफ़िस के बाहर जो रश लग गया, उसने शोर मचाना शुरू कर दिया, जी लोग यहाँ ज़लील हो रहे हैं और यहाँ पर ये है, वो है, फलाना। अब आप जब वहाँ पर जाएँगे, बीइंग एन SHO, बीइंग अ हेड कांस्टेबल, बीइंग एन SP, आपको क्या पता कि पासपोर्ट ऑफ़िस किस तरह काम कर रहा है और उसमें कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। उन्हीं में से कुछ लोगों के साथ जब आप एंगेज करते हैं, जब उनको बताते हैं कि आप मुझे मसला समझाएँ ताकि मैं उसे हल कर सकूँ। तो आपको आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका माइंडसेट उनको लगता है कि आप प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आए, तो वो आपको अपना मसला समझाते हैं। फिर जब वो मसला समझाते हैं तो आदमी एंगेज करके एक कदम आगे बढ़ता है, बोलता है अच्छा आप मुझे ये बताएँ इसको हम हल कैसे कर सकते हैं? तो उन्हीं में से बहुत सारे लोग होते हैं जो आपको सॉल्यूशन जो है उसका आइडिया देते हैं। वो कहते हैं जी ये प्रॉब्लम है, यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। बहुत सारी बातें उनमें से आपके लिए डूएबल नहीं होती। लेकिन इस दरमियान में ना उनका कैथार्सिस हो रहा होता है। वो अपनी प्रॉब्लम बता रहे होते हैं, फिर वो उसका सॉल्यूशन बता रहे होते हैं। एक तरह से उनका आपके साथ एक रेपो बिल्ड हो रहा होता है। इस रेपो की वजह से आप बगैर किसी झूठे वादे के भी उनसे ये कह सकते हैं कि देखें आपकी बात मैंने सुनी, मुझे कुछ टाइम दें, लेकिन इस वक़्त जिस सिचुएशन में हम फँसे हुए हैं, इससे जिन लोगों का नुकसान हो रहा है, इससे इस मसले का हल नहीं निकल पा रहा है। आप मुझे टाइम दें, हम बैठते हैं और एक चीज़ और है, देखें सिंसेरिटी विद द पर्पज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है। मुझे सिर्फ़ आज और अभी का लम्हा नहीं गुज़ारना कि मैं आज का दिन गुज़ारूँ और मैं समझ लूँ कि यार आज का दिन गुज़र गया तो चलो कल की कल देखेंगे। तो मैं ये बात आपसे कह रहा हूँ कि हम उस वक़्त ना वो कहते हैं कि इंग्लिश का एक मुहावरा है, वो आप सारे लोग सुनेंगे तो वो बड़ा मुझे दिलचस्प लगता है कि ही हू रन्स अवे लिव्स टू फाइट द अदर डे। जो मौके से भाग जाएगा वो कल लड़ने के लिए बच जाएगा। तो ये नहीं हमने करना। ये तो बहुत आसान काम है कि आज का मौका से जान छुड़ाओ, आज निकलो कल की कल देखेंगे। वाक़ई सिंसेरिटी विद पर्पज़ भी ज़रूरी है। जब आप दूसरी दफ़ा उन्हीं लोगों के सामने तीसरे दिन खड़े हों तो आपको ये पता हो कि देखें आपने उस दिन मुझसे बात की थी ना, उसके बाद मैंने कल के दिन में फलाँ-फलाँ बंदे से मीटिंग की है। मैंने इस मसले का हल हासिल करने की कोशिश की है और मेरी ये मौज़ू पे बात हुई है। ये सिंसेरिटी ऑफ पर्पस भी बड़ी ज़रूरी है। और देखें पुलिस ऑफिसर हमेशा इन्फ्लुएंशियल होता है। पुलिस ऑफिसर हमेशा बाकी सारे इदारों को इन्फ्लुएंस करने की पोज़ीशन में होता है। आप मुल्क का कोई बड़े से बड़ा इदारा भी ले लें, पुलिस ऑफिसर की बात हर जगह पर सुनी जाती है। पुलिस ऑफिसर की बात को हर जगह एक्नॉलेज किया जाता है। हाँ, उसके ऊपर शायद फौरी तौर पे एक्शन नहीं लिया जा सकता,
लेकिन उसको एक्नॉलेज जरूर किया जाता है। तो ये मैं नहीं कहूंगा कि हर सिचुएशन को हम सॉल्व करने की सलाहियत रखते हैं, लेकिन हर सिचुएशन को काम डाउन करने की, हर सिचुएशन के टेम्पर को कुछ नीचे लाने की हम जरूर पोजीशन में होते हैं, हमें वो रोल जरूर प्ले करना होता है। बहुत सारी सिचुएशंस हमारे हल करने की नहीं होती, मुल्क में ऐसी ऐसी सिचुएशंस रही हैं, और खासतौर पे आपके सूबे में तो बहुत ज्यादा ऐसी सिचुएशंस रही हैं, हर दूसरे दिन, दूसरे महीने, दूसरे हफ्ते सुनने को आ रही होती हैं, जिसमें जो टॉप नॉच है, जब वो भी इन्वॉल्व हो जाती है तो बात हल नहीं हो रही होती। तो एक मैंने पुलिस ऑफिसर के बतौर, एसपी के बतौर, एसएचओ के बतौर, डीआईजी के बतौर क्या हल कर लेना है, लेकिन हमेशा हमारे पास अपना एटीट्यूड को काबू में रखना, और ये लिसनिंग के साथ एक रेपो बिल्ड करना, एक कनेक्शन बिल्ड करना, लोगों का एतमाद हासिल करना, इतना एक रूम हमारे पास जरूर होता है, उसे जरूर अवेल करना चाहिए। तो ये फुरकान साहब कुछ कहना चाह रहे थे आप? जी सर, मैं यही कहना चाह रहा था कि जो आप बात फरमा रहे हैं दैट्स फाइन। एक मकसद ये भी होता है कि मे बी अवाम जो है वो पुलिस से या अथॉरिटीज जो है उनसे एक डिस्कनेक्ट फील करती है। बिल्कुल बिल्कुल। एक वजह ये भी होती है उनके बाहर निकलने की कि वो अपनी बात, जो आपने कैथारसिस वाली बात की, कि वो लाइक होता है साइकोलॉजी में होता है कि अ गुड लिसनर, कि वो चाहते हैं कि कोई हमें सुने। अगर किसी को कोई सुनने वाला नहीं होता तो फिर वो डिप्रेस हो जाता है, उसको प्रॉब्लम्स होती हैं। तो मे बी जो अवाम है वो अगर इस तरह के सिटिंग्स भी करती है तो दैट इज ड्यू टू, क्योंकि वो चाहते हैं कि हमें सुने। इस तरह का एक वाकया आपको याद होगा, कुछ अर्सा पहले एक हजारा कम्युनिटी डेड बॉडीज लेके दे सेट, राइट? जी तो जी। व्हाट डू यू थिंक, वो किस सिचुएशन में फॉल करेगा? वो चूंकि वो क्राइसिस सिचुएशन थे, राइट? वो इस तरह के नहीं है जिसमें किसी को नुकसान पहुंच रहा है, बट स्टिल एक सिचुएशन डेवलप हुई हुई है, राइट? बिल्कुल ऐसा। बलूचिस्तान की वो जी था जी। वाकया। हाँ, बिल्कुल पर्टिनेंट वुड इट बी एग्जांपल है, एक्सप्रेसिव? और एक्सप्रेसिव सिचुएशन है, वो एक्सप्रेशन कर रहे हैं, और वो ये इसके लिए किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं बैठे हुए, लेकिन वो वहां बैठकर एक एक्सप्रेशन कर रहे हैं अपने जज्बात का, अपने मुतालबात का, कि हमारे मसाइल का हल होना जरूरी है, और एक तरह से उसकी रियलाइजेशन पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, ऐसी सिचुएशंस में जहां आपने कहा, उस्मान साहब का भी क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर एक साथ ही इसको रिप्लाई करते हैं और रैप अप करते हैं आज के टॉक को। उस्मान साहब, यू वांट टू ऐड समथिंग उस्मान? सर, ये लोरलाई का मैं इधर डिस्प्यूट क्वार्टर हूँ इसमें। तो एकदम मैं आ रहा था तो रास्ता उन्होंने, प्रोटेस्टर ने बंद किया हुआ था शहरी मसाइल के बारे में, तो मैं भी बीच में फंस गया था। तो वो आ गए थे इधर, तो लोग ये समझते हैं कि पुलिस वाले अगर आते हैं वो हमारे खिलाफ होते हैं, वो हमारे डिस्पर्शन के लिए आते हैं। तो हालांकि मैं तो वैसे ऑफिस जा रहा था, सुबह का टाइम था, तो उसको मैंने कहा कि भाई मैं आपके साथ हूँ। वो लड़के भी थोड़े से ज़्यादा मेरे इर्द गिर्द वो आ गए थे, मेरे साथ एक गनमैन था, गाड़ी भी मेरी थी। मैंने कहा कि सुना भाई, रमान ना हो जाऊँ वहाँ स्टेज। तो वही ने उसको कह दिया कि भाई मैं आपके साथ हूँ, आपके जो मसाइल हैं मुझे भी एहसास है आपसे ज़्यादा, कि जो मसले मसाइल है शहर की सफाई के, स्कूल है, पानी है, और दूसरे मसाइल, बिजली, तो ये आपका ठीक है, लेकिन आप थोड़ा सा रास्ता बिल्कुल ब्लॉक ना करें। थोड़ा सा ये हॉस्पिटल का रास्ता है, इधर लोगों के मसाइल है, ये यहाँ से जाएंगे तो आप एहतजाज बेशक अपना रिकॉर्ड कर लें। एहतजाज आपका 10 मिनट में भी रिकॉर्ड हो सकता है, हम आगे रिपोर्ट भेज देंगे, स्पेशल ब्रांच और जो हमारे अदारे हैं वो आपकी रिपोर्ट को आगे भेज देंगे। और अगर आप पूरा दिन बैठते हैं तो वो भी वही सेम बात है। तो वो बड़े खुश हो गए थे, उन्होंने कहा ठीक है, बस मुझे तो भी रास्ता दे दिया, और साइड पे उन्होंने रास्ता भी दे दिया आम ट्रैफिक के लिए, एक सिंगल रास्ता। एक ये, और एक और दिन फिर वो एक इंटरव्यू हो रहा था, इंटरव्यू में लोग लाइनों में खड़े थे, तो बाद में मुझे इत्तला मिली कि भाई वो रश का कोई भगदड़ मच गया है, आप पुलिस को भेज दें। जो इंटरव्यू ले रहा था ज़रात वाले थे, कोई 22-2300 बंदे थे। तो हम जब वहाँ पे गए थे मौके पे, हमने कहा कि भाई मसला क्यों हो गया, तो उन्होंने कहा कि यार इधर कोई लाइनिंग का कोई ख्याल नहीं रख रहा, जो भी आता है डायरेक्ट अंदर चला जाता है। तो दूसरे जो लाइन में खड़े हैं वो बोलते हैं कि भाई हम फिर किस लिए खड़े हैं, अगर आपने लाइन में हमने खड़ा किया तो फिर हमें अपने नंबर पे जाना चाहिए। तो मैं आ गया था, मैंने फिर उसको कह दिया कि भाई सबको मैंने ऐलान किया कि भाई आप लोगों का बिल्कुल ठीक मुतालिबा है, आप सिर्फ ये कर लें कि अपनी लाइनिंग का ख्याल रख लिया, हम हर लाइन से एक एक बंदा जो है वो अंदर भेजते जाएंगे, वो इंटरव्यू दे के डॉक्यूमेंट्स दिखा के फिर चले जाएंगे। तो हम भी अगर सिंसियरिटी से और ईमानदारी से और थोड़ा सा मेरिट पे अगर हम काम कर लें तो वो भी मौके पे फिर जो दूसरे प्रोटेस्टर्स होते हैं वो आपको सुन लेते हैं और आपकी बात भी मान लेते हैं, अगर आप इस चीज़ को इंश्योर करते हैं कि भाई मेरिट चल रहा है। तो ये भी एक होना चाहिए मौके पे, अगर आप इसको इंश्योर कर लेते हैं सर। बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छी बात है। देखें, हर मौके की रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट होती हैं, हर मौके की, हर सेट, मैंने कहा ना कि एक वाकया, दो वाकये कभी भी एक जैसे नहीं होते।
हर दो वाक़े एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं और इसीलिए हर दफ़ा कुछ और बात करनी पड़ती है और हमें सिंसेरिटी ऑफ पर्पस की, जैसे आपने खुद भी बात की कि सिंसेरिटी भी शो करनी पड़ती है और उसको रखना भी पड़ता है कि अगर हम कोई बात कर रहे हैं तो उसको बात को कायम भी रखें। अगर आपने मेरिट का कहा और आप कहने के बाद यहाँ से निकले और वहाँ दोबारा वही काम शुरू हो गया, तो ज़ाहिर-सी बात है वो लोग अगली दफ़ा किसी के भी काबू में नहीं आएँगे। इसलिए सिंसेरिटी भी ज़रूरी है, एड्रेस करना भी ज़रूरी है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट पहले बात को सुनना, रिलेट करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है और हमारे जो लोग जाके डंडा एकदम उठाना शुरू करते हैं, उन लोगों को बाद में अंदाज़ा होता है कि सिचुएशन बहुत बिगड़ जाती है, उनके हाथ से भी बाज़ औक़ात निकल जाती है और ये सब चीज़ें सबसे ज़्यादा इनमें हमारे मुल्क के अंदर आपको पता है रिलीजियस सेंटिमेंट्स बहुत बहुत ज़्यादा हसास होते हैं। इसी तरह ज़बान की बेसिस पे, एथनिसिटी की बेसिस पे, एरिया की, कौम की, नस्ल की बेसिस पे जो हमारे सेंटिमेंट्स हैं बहुत बहुत ज़्यादा हसास होते हैं। तो इन मामलात में हमें बहुत ज़्यादा ख़्याल रखने की ज़रूरत होती है और ऐसी जगहों पर जाकर हम ज़रा जो अपने ज़बान का इस्तेमाल भी कर रहे हो ना, उसमें भी हमें बहुत ज़्यादा एहतियात से काम लेना चाहिए। सो ये आप लोगों का आज का कंट्रीब्यूशन जो है, पहले ही दिन जो पहले ही मॉड्यूल में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और लगता है कि आपके साथ जो ट्रेनिंग है, ये और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी बिकॉज़ सारे ऑफ़िसर्स जो हैं, वो फ़ील्ड में काम कर चुके हैं, फ़ील्ड का एक्सपीरियंस रखते हैं। इंशाअल्लाह ताला आज का टाइम चूँकि कंप्लीट हो चुका है, कल हम सेकंड मॉड्यूल की तरफ आएँगे। मैं इजाज़त चाहूँगा, फुरकान साहब से कहूँगा कि जो इसकी असाइनमेंट है, वो क्या होगा, किस तरीके से होगा, वो थोड़ा-सा इनको बता दीजिएगा कि उसको किस तरीके से डील करना है। इसमें जो 2 वाक़यात हैं बल्कि 3 वाक़यात हैं, वो आपको बताए जाएँगे। उनकी वीडियोज़ आप व्हाट्सएप पे शेयर करेंगे, उनके लिंक्स व्हाट्सएप पे शेयर करेंगे। ये 3 वीडियोज़ हैं, एक यूएस कैपिटल के ऊपर जो चढ़ाई हुई थी उसके ऊपर है, एक है जंपिंग फ्रॉम अ हाइट और तीसरा एक शूटर का वाक़या है। इनकी वीडियोज़ ये आपसे शेयर करेंगे लिंक्स, इन वीडियोज़ को आप देख लेंगे। फिर इनमें सवालों के जवाब आपने देने हैं कि इन वीडियोज़ के मुताबिक पाकिस्तान में क्या होता है। यानी एक वीडियो आपने देखना है और फिर अपने यहाँ किसी वाक़ये के हवाले से बताना है कि पाकिस्तान में किस तरह से इस तरह ऐसा कोई वाक़या हो तो पाकिस्तान में क्या हालात पैदा होते हैं और वो कितने डिफरेंट होते हैं और अगर उन हालात से हमें डील करना पड़े तो हमारा तरीके में क्या फ़र्क होगा और इसी हिसाब से क्या हम वीडियो में नज़र आने वाले तरीके से ही डील करेंगे या अपना कोई और तरीका इख्तियार करेंगे। तो ये थोड़ी-सी आपने क्रिटिकल एनालिसिस जो है इसके ऊपर करना है। हम इसको कल थोड़ा-सा डिस्कस भी कर लेंगे आज जो एक्सरसाइज़ आपको दी जा रही है, ताकि पहली एक्सरसाइज़ है इसमें फुरकान इज़ अ वेरी हेल्पफुल पर्सन, ये आपको बहुत हेल्प करेंगे। व्हाट्सएप पे भी अवेलेबल रहते हैं, बल्कि मैं तो अक्सर ये सोचता हूँ कि ये सेशन में भी और सेशन के बाद भी इतना अवेलेबल किस तरह रहते हैं, लेकिन ये आप लोगों की हेल्प के लिए वाक़ई बहुत अवेलेबल रहते हैं और जिसको भी जो भी इश्यू होता है, ये उसको एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। कल हम इंशाल्लाह सेशन में 10:30 पे दोबारा शामिल होंगे इंशाल्लाह ताला। लेकिन इस दौरान में आप ये वीडियोज़ देखिएगा जो व्हाट्सएप पे शेयर होंगे आपके साथ लिंक्स, इनको देख के और ये क्वेश्चंस का अपने तौर पे एक सॉल्यूशन फाइंड करने की कोशिश कीजिएगा। ये इस मकसद के लिए है कि आपका थॉट प्रोसेस दोबारा इसके ऊपर काम करे और ज़ाहिर है यही इसका मकसद है कि हम जो चीज़ें सुन रहे हैं, जो चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, हमारा थॉट प्रोसेस में वो चीज़ें आएँ, हम उनके बारे में मज़ीद सोचें और आइंदा बेहतर तरीके से उनको डील करने में हमें मदद मिले। So thank you very much, Furqan, and all participants, all officers. You are very good officers और आप बहुत अच्छे काम कर रहे हैं. Keep doing the good work. Thank you very much, and that's all from my side. Okay, Furqan, I should leave now. और बाकी आप तमाम लोगों को वो असाइनमेंट के हवाले से थोड़ा सा और गाइड कर दीजिएगा. Thank you. Sure, sir. Thank you so very much. Thank you so very Thank you, much. sir. Thank you, Mr. sir. Rao, अच्छा आप लोगों से जो है मुझे असाइनमेंट के बारे में थोड़ी सी बात करनी है। आई वांट टू टेल यू गाइस कि असाइनमेंट किस तरह से आप लोगों को बनाना है। अच्छा तो मकसद ये है कि असाइनमेंट कोई आप लोगों का टेस्ट नहीं है। असाइनमेंट में आप लोगों से कोई ये नहीं है कि असाइनमेंट चेक होगा, आप लोगों को मार्क्स मिलेंगे एंड देन वो मार्क्स आपके रिपोर्ट होंगे आगे। नथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ नहीं होगा। असाइनमेंट का मकसद ये है कि जो भी हम यहाँ पे सीख रहे हैं ना, जो भी हमारी यहाँ पे लर्निंग हो रही है उसका ये है कि अक्सर सेशन के दौरान या माइक खोल के अक्सर बात नहीं हो पाती, आप अपना आइडिया आगे डिलीवर नहीं कर पाते। तो जब आप कलम लेके बैठते हैं या आप जब खुद से लिखने बैठते हैं या खुद से जब सारी चीज़ों को दोबारा से पढ़ के आप सोचना शुरू करते हैं तो आपके ख्याल में और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। आप लोगों को पता चलता है कि किस चीज़ को किस तरह से लेके चलना है। ठीक है? तो जिन वीडियोज़ का इस असाइनमेंट में ज़िक्र हो रहा है, ये जो 3 वीडियोज़ हैं, इन वीडियोज़ के लिंक्स ये यूट्यूब की वीडियोज़ हैं, यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, ठीक है? इन वीडियोज़ के यूट्यूब लिंक्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। आप लोगों का जो व्हाट्सएप ग्रुप है, उस पर भी मैं शेयर कर देता हूँ और असाइनमेंट को मैंने आप लोगों को तरीक़ेकार बताया था कि आप लोग असाइनमेंट को किस तरह से रीच आउट कर सकते हैं।
अगर आप लोग कहें, अगर आप लोग आमादा हैं तो मैं आप लोगों को दोबारा से एक दफा असाइनमेंट तक रीच आउट होने का तरीकेकार बता सकता हूँ। आप लोगों के ऊपर है। क्या मैं बताऊं आप लोगों को भी? अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं भी बताऊं तो हैंड रेस कर दें या व्हाटएवर। मुश्किल से 5 मिनट लगेंगे। आई एम सो सॉरी, मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा टाइम ले रहा हूँ जाने से पहले। छुट्टी का वक्त है, 12 बज गए, बट स्टिल आई एम सो सॉरी। मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों को एक दफा बता दूं ताकि कंफ्यूजन दूर हो जाए। ठीक है, तो मैं आप लोगों को शुरू से दोबारा से बता रहा हूँ। थैंक यू सो वेरी मच। यहाँ पे हम खोलते हैं हमारा adult.com.pk। ठीक है, और adult.com.pk जब हमारा खुल जाता है तो सामने आप लोगों को नजर आती है, अभी मेरी जो स्क्रीन शेयर है वो रुक गया है, जस्ट अ सेकंड। राइट, अभी नजर आ रहा है आप लोगों को। ठीक है, हम लोग अपने क्रेडेंशियल्स खोल के अंदर आते हैं। आप लोग जाएंगे अपने कोर्स के अंदर, क्राइसिस नेगोशिएशन। इस कोर्स के अंदर आप लोग जैसे ही आते हैं तो आप लोग जैसे जहां से आप लोग लॉग इन हुए ना, बहुत सारे लोग लिंक के थ्रू आए, बहुत सारे लोग यहाँ से आए हैं, तो आप लोगों को इसी प्रोसेस के थ्रू आना है। आप लोगों को इसी पेज पे और नीचे आना है, और यहाँ पे आपका असाइनमेंट है, यही वाला जो हमने जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे हैं, बहरानी हालात को समझना। ये वही असाइनमेंट है जो मैंने आप लोगों को परसों रात को भी दिखाया था। इस असाइनमेंट को आप लोग खोलेंगे, इसको खोल के आप यहाँ से डाउनलोड करेंगे। ठीक है, इस स्क्रीन के भले स्क्रीनशॉट भी लेते जाएं, बाकी मैंने एक ट्यूटोरियल वीडियो भी बनाई हुई है छोटी सी, जिसको देख के इसमें ये सारा प्रोसेस मैं दोबारा से कर रहा हूँ, तो वो वीडियो भी आप लोगों के पास आ जाएगी ताकि आप लोगों को आसानी रहे। आप लोगों को जब भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आप इस डॉक्यूमेंट को आप डाउनलोड करेंगे। इस डॉक्यूमेंट के अंदर भी लिंक्स हैं। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट जो है ये मैं जैसे डेस्कटॉप पे अपने डाउनलोड कर लेता हूँ। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट मेरा डेस्कटॉप पे डाउनलोड हो गया। इस डॉक्यूमेंट को मैं खोलता हूँ। आप लोग अपने मोबाइल से खोल सकते हैं, अपने लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे, जिससे भी आप लॉगिन है उस पे खुल जाएगा। ठीक है, अभी आप लोगों को स्क्रीन नजर नहीं आ रही असाइनमेंट वाली, मैं आपको दिखाता हूँ असाइनमेंट आप लोगों को किस तरह का है। आप लोगों को असाइनमेंट कुछ इस तरह का नजर आ रहा होगा। ठीक है, ये है वो लिंक्स जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। ये 5 लिंक्स हैं, 3 वीडियोस का जिक्र हुआ है, ये हर यहाँ पे 3 है, लेकिन लिंक्स जो है वो 5 हैं। वो ये कि अगर शूटर की वीडियो का लिंक, तो इसकी 2 तरह की वीडियोस है आपके पास, आप कोई भी वीडियो देख सकते हैं। खुद कुछ छलांग लगाने वाले की वीडियो का लिंक, तो इसकी भी 2 किस्म की वीडियोस आपके पास, आप दोनों देख सकते हैं। और 2021 का जो यूएस कैपिटल हिल की जो चढ़ाई हुई थी, आप लोगों को पता है कब चढ़ाई हुई थी? ये हुई थी जब नॉट द बाइडन, ट्रम्प जब इलेक्शंस हार रहा था, तब की ये वाकया है। तो आप इसको भी देख सकते हैं। ठीक है, और फिर इसके बाद आप लोगों के पास यहाँ पे सवालात हैं, 3 सवालात आपके पास मेंशन है। पाकिस्तान में ये हालात कितने मुख्तलिफ हैं, आप लोगों को अपने हिसाब से बताना है पाकिस्तान में ये हालात कितने मुख्तलिफ हैं। आप लोगों को जो पहला सवाल होगा वो होगा इन वीडियोस के मुताबिक पाकिस्तान में क्या होता है। आप ये वीडियो देखेंगे, उसके बाद आप लोग बताएंगे। यहाँ पे ज्यादा नहीं बताना, मुश्किल से आप लोगों को 1 से 2 लाइनों का आप जवाब देते हैं। ठीक है, हम चाहते हैं कि आप लोग जवाब दें, बस आप लोग थोड़ा सा एंगेज करें। ये जो मोबाइल यूज और कंप्यूटर यूज की जो दूसरी तरीके कार हैं, हम चाहते हैं कि आप लोगों को वो भी पता हो, वो भी आप लोगों को आने चाहिए। तो इसका मकसद ये है। और अगर आप लोग कंफर्टेबल हैं कि आप इसका जवाब हमें वीडियो की शक्ल में देना चाहते हैं, आप लिख नहीं पा रहे या आपसे टाइप नहीं हो रहा, तो आप इन वीडियोस को देखें। आप इन लिंक्स को खोल के वीडियोस देखें। मैं आपके साथ ये लिंक्स जो है व्हाट्सएप पर भी शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, इनको आप देखें। उसके बाद ये जो सवालात है, असाइनमेंट में सवालात मेंशन है, आप उस वीडियो में अपना नाम बयान का अपना अपना नाम बताएं। उसके बाद इन सवालात के जवाब देते हैं। मुश्किल से 2 से 3 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड करें और उसको अपलोड कर दें। ठीक है, ये आसान है। असाइनमेंट देखें, वीडियोस देखें, वीडियोस के बाद इन सवालात को देखें, सवालात को देख के आप अपनी एक वीडियो रिकॉर्ड करते हैं छोटी सी, 3 से 4 मिनट की। उस वीडियो में आप लोग जवाब देते हैं अपने, वो भी एक्सेप्टेबल होगी। ठीक है, उस वीडियो को आप लोगों के साथ कल मैं एक फोल्डर शेयर करूंगा, तो उस फोल्डर पे आप लोग वो वीडियो भेज सकते हैं, एंड देन उसको हम लोग खुद ही अपलोड कर देंगे। आप लोगों को अपलोड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप लोगों की आसानी के लिए हम आप लोगों के असाइनमेंट्स जो हैं, ये जो वीडियोस होंगी, जो आप लोगों के जवाब आएंगे, उसको फिर हम खुद अपलोड कर देंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि आप लोग इन वीडियोस को भेजें। ठीक है, तो आप भले व्हाट्सएप कर सकते हैं वीडियोस। आप इन सवालात के जवाबात मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं वीडियो बना के। आप इन सवालात के जवाबात जो मैं आपके साथ कल एक ऑनलाइन फोल्डर शेयर करूंगा, उस फोल्डर में भी आप उस जवाबात को अपने सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, कल मुलाकात होती है आप लोगों से 10:30 बजे। तो काइंडली सेशन ज्वाइन करें। मुझे बड़ा मजा आ रहा है आप लोगों के साथ बात करने में, आप लोगों से मुझे सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है। जबकि पुलिस से मेरा ताल्लुक नहीं है,
बट स्टिल मुझे सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है। तो थैंक यू सो वेरी मच। ख्याल रखें अपना। अल्लाह हाफिज।